यहाँ पे देखो हम बात करने वाले हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। इट इज एन एक्ट विच प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम द कट ऑफ डेट ऑफ 15 अगस्त 1947। ये एक्ट है, ऐसा कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी सिचुएशन रही होगी वही सिचुएशन आगे भी रहेगी उस प्लेस ऑफ वर्शिप जगह की। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये मैंने आपको एक दिन और भी बताया हुआ है, आप थोड़ा सा और इसको डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं। अब इसमें देखो कुछ एग्जेम्पशन है। डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या, वो इससे एग्जेम्प्ट करी गई थी इस एक्ट से। इसके अलावा इस एक्ट में और भी चीजें एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि एनी प्लेस ऑफ वर्शिप जो कि एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट है, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 के थ्रू कवर होती है, उस पर भी ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा। कोई भी ऐसा सूट जो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ये डिस्प्यूट जो है ये फाइनलाइज किया था कोर्ट ने, बट अब ये तो एप्लीकेबल ही नहीं, जो कि ये एक्ट कुछ और कहता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी कोर्ट ने कोई मैटर सेटल कर दिया है तो वो माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या फिर कोई भी इस तरीके के कन्वर्जन जो हुआ है जो इस एक्ट से पहले कर दिया गया है और वो क्वेश्चन में है, तो भी चीजें जो हैं उस पर सुनी जा सकती हैं। दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। पेनल्टी देखो क्या है इसके एक्ट के थ्रू। सेक्शन 6 जो है इसकी पेनल्टी की बात करता है। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम 3 years इम्प्रिजमेंट अलॉन्ग विद अ फाइन फॉर कंट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्रिटिसिज्म क्या है? The law has been challenged on the grounds that it bars judicial review, which is a basic feature of our constitution, imposes an arbitrary, irrational, retrospective cut-off date, and abridges the right to religion of Hindus, Jain, Buddhist, and Sikh, and of course Muslims also. सबका इसी में यहाँ पे जो है राइट टू रिलीजन का राइट भी रोकता है। क्यों रोकता है? देखो सिंपल सी बात है ना। कहा यह जा रहा है कि भैया कोई जगह है, अब कल को वहां पे कुछ मंदिर निकल जाए, कुछ मस्जिद का इंपॉर्टेंट चीज निकल जाए, वहां पे पहले कुछ और था, तो अब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के समय पे जो उसकी स्थिति थी वही रहेगी, ऐसा एक्ट बोलता है। तो ये इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका। कुछ प्रोविजंस जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 3 जो है इस प्रोविजन का वो बात करता है, in a full or part of place of worship of any religion denomination into a place of worship of a different religious denomination or even different segments of the same religious denomination। ये क्या है? दिस सेक्शन एक्ट बार्स द कन्वर्जन ऑफ दिस थिंग जो मैंने अभी पढ़ी है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है कि भैया 15 अगस्त 1947 में जो सिचुएशन रही थी दैट सिचुएशन शुड बी प्रिवेल आगे भी। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? In says any suit or legal proceeding with respect to the conversion of the religious character of any place of existing on 15th August 1947 pending before any court in India shall abate and no fresh suit or legal proceeding shall be instituted। सेक्शन 5 क्या कहता है? ये राम जन्मभूमि के मामले को एग्जेम्प्ट करता है। सेक्शन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। है नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ भी कॉमन है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी बन सकता है, तो वो तो आपको पता ही है, सेक्शन भी पता ही है। अब थोड़ा सा मथुरा वाली की कहानी जान लो। श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है ना वो एक 13.39 एकर्स के आसपास के एरिया में पूरा फैला हुआ है, जहां पे काफी सारे हिंदू टेम्पल्स हैं। वहीं पे एक मस्जिद है जिसका नाम है शाही ईदगाह मस्जिद, ठीक है, which was built by the Mughal Emperor Aurangzeb in 1670 after demolishing the केशवदास टेम्पल। और यही सारा मसला आके फंस जाता है। मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा 1670 में एक शाही ईदगाह मस्जिद बनाया गया था केशवदास टेम्पल को विध्वंस करके, और अब जो है उसी के ऊपर पिटीशन फाइल हुई है। एज पर द पिटीशन, द पिटिशनर हैव क्लेम्ड दैट शाही ईदगाह मॉस्क वाज बिल्ट आफ्टर डिमोलिशिंग द पार्ट ऑफ श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल which was spread over 13.37 across of land। इसकी मतलब कहीं यहीं पे स्थित था। The petitioner have been demanding the removal of mosque and the return of the land for the temple। So far 9 cases have been filed in the Mathura court in the case of Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Eidgah dispute। One of the petitioner claimed that the mosque was built on the order of Aurangzeb back to 1669 to 70 on the 13.37 across Krishna Janmabhoomi land। अब देखो ना, यहाँ पे एक चीज तो है कि जो आपका औरंगजेब थे उनके समय में काफी सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया था और मस्जिद बनाई गई थी, दैट इज एन सेपरेट थिंग। दूसरा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि क्या जो हुआ उसको लेके अब यहाँ पे इन चीजों को बवाल करना या फिर ऐसा मानना या फिर उस चीजों को लेके क्वेश्चंस उठाना, रेस करना सही है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, लेकिन जो भी है आपके सामने है चीजें, ठीक है। तो ये था, आगे बढ़ते हैं। सेक्स एज ए वर्क, यहाँ पे देखो क्या हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इज इन काफी ज्यादा न्यूज, अभी बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पिछले कुछ समय में यूज कर डाला है। तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इज एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, सुप्रीम कोर्ट अब कुछ डिसीजंस देता है। अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर यूज करते हुए जस्टिस सर्व करने के लिए आर्टिकल 142 का यूज करता है। 2020 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सेक्स वर्कर को एज ए इन्फॉर्मर वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का जो यूज करते हुए सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन की तरह कैटेगराइज किया है। साथ ही साथ काफी सारी गाइडलाइंस दी है जो लोगों को फॉलो करनी है, पुलिस को फॉलो करनी है, प्रशासन को फॉलो करनी है इन द केसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन या प्रोस्टिट्यूट्स। तो अब हम थोड़ा सा इस जजमेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्रिमिनल लॉ जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया हर कोई इंडिया के अंदर इंटाइटल्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल केसेस। ठीक है, अगर कोई सेक्स वर्कर है, वो अडल्ट है और अपने कंसेंट से पार्टिसिपेट कर रही है, पुलिस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग और टेकिंग एनी क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हर। और लॉट ऑफ हर मतलब, जैसे लॉट ऑफ हर तो गलत बोल दिया मैंने, हर मतलब कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, यहाँ पे जो भी इस फील्ड में इंक्लूडेड हो उन सभी के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 21 की हम बात करें, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 जो है हमारा, वो कहता है कि किसी पर्सन को उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो आप डिप्राइव नहीं कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बोला कि इवन सेक्स वर्कर्स हैज राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और आप जो है उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि सेक्स वर्कर्स शुड नॉट बी अरेस्टेड और पेनलाइज्ड और हैरेस्ड और विक्टिमाइज्ड, क्योंकि वो अपने कंसेंट से वो चीज कर रहे हैं, तो आप नहीं होते हैं कोई भी इस तरीके की चीजों में उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाए। अब जो चाइल्ड हैं सेक्स वर्कर्स के, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम पहले क्या होती थी कि जब भी पहले प्रोस्टिट्यूशंस जो हब होते थे, ब्रॉथल्स होते थे, वहां पे जब रेड पड़ती थी तो जो भी चिल्ड्रंस होते थे तो ये माना जाता था कि इनको भी इस धंधे में लाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। पर बहुत बार ना ऐसा होता है, काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं यूट्यूब पे, आप देखिएगा कि सेक्स वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं वो भी वहीं रह रहे होते हैं, तो फिर बहुत बार उनको उनकी माताओं से सेपरेट कर दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी अच्छी गाइडलाइंस दी है। सबसे पहला कि शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मदर मेनली ऑन द ग्राउंड दैट शी इज इन द सेक्स स्टेट। दूसरा, इफ अ माइनर इज फाउंड लिविंग इन अ ब्रॉथल विद सेक्स वर्कर, इट शुड नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट द चाइल्ड वॉज ट्रैफिक्ड। तीसरा, इन केस द सेक्स वर्कर क्लेम्स दैट ही शी हर सन डॉटर टेस्ट कैन बी डन टू डिटरमाइन इफ शी हर क्लेम इज करेक्ट, तो ऐसा आपको करना चाहिए, मान्य को सेपरेट नहीं करना चाहिए। मतलब मान लो एक ब्रॉथल है जहां पे एक्स नाम की वुमेन रह रही है, उनका एक बच्चा है जिसका नाम है जेड, पुलिस पहुंचती है, कहती है जेड जो है ना जबरदस्ती लाया गया है, हम इसको लेके जा रहे हैं अनाथ आश्रम में या फिर किसी चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में या कहीं भी इस तरीके की चीजों में। तो एक्स जो है वो कह सकती है कि जेड का ब्लड टेस्ट करा लो भाई, मेरा डीएनए मैच होगा तो आप मेरे पास रहने देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको भी कहा है, जो पुलिस प्रशासन है या जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं उन सभी को कि इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। मेडिकल केयर शुड प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिको लीगल केयर। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया शुड टेक एटमोस्ट केयर नॉट टू रिवेल द आइडेंटिटीज ऑफ सेक्स वर्कर्स। तो ये हमने कुछ चीजें जानी। बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज अ लैंडमार्क केस। ओपिनियन दैट द सेक्स वर्कर्स हैव आल्सो राइट टू डिग्निटी। अब आगे आ जाते हैं, हमारा आज का जो दूसरा आर्टिकल था मॉब लिंचिंग के ऊपर। देखो ये कहानी अभी फिर से न्यूज में आई है, बहुत बार मॉब लिंचिंग न्यूज में आती है, अभी फिर से आई है। क्यों आई है? 2 आदिवासी मैन जो है ना उनको लिंच कर दिया है मध्य प्रदेश में बाय काउ विजिलेंटीज। ऐसा बोला जा रहा है कि जो काउ विजिलेंटीज थे दे बिलोंग्स फ्रॉम श्री राम सेना एंड बजरंग दल। स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रोब करने के लिए लगा डाली है। और सुबमोय सिकंदर रिपोर्ट्स ऑन द इंसिडेंट्स दैट हैड क्लाइमेट ऑफ फियर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये ग्राउंड जीरो में कहानी आई हुई है पूरी, आप पढ़ना चाहें टाइम हो तो पढ़ लेना। कभी कभी इंग्लिश में तो इम्प्रूवमेंट में रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ देश दुनिया में क्या होता है ना वो भी आपको समझ में आता है। कभी कभी देखो क्या होता है ना, छोटे छोटे इंसिडेंट्स ना बहुत चेंज कर डालते हैं। जैसे कि मैं आपको एक अपने लाइफ का कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल आई वॉज फीलिंग लो अबाउट समथिंग, और फिर क्या हुआ कि मैं जा रहा था गाड़ी से जिम जा रहा था, तो रास्ते में जो है मैंने फल वाले के यहाँ से रुक के नारियल पानी लिया। तो वो नारियल पानी वाला आया मेरे से और वो मेरे से बोलता है कि सर आप ही लोगों की लाइफ अच्छी है,
कुछ करना नहीं होता, सुबह से शाम पड़े रहो, शाम को जिम चले जाओ और माता पिता आपके इतना सारा पैसा छोड़ के चले गए। तो मुझे वो चीज़ उस समय उसकी बात जो है ना हिट करी। मतलब ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल केस नहीं है और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है हम अपने मेहनत से करते हैं, थोड़ा बहुत पूरा दिन काम करते हैं और फिर शाम को जब टाइम मिलता है तो अपना थोड़ा सा जो इन्जॉयमेंट है वो कर लिया जाता है। पर मुझे उस बात से क्या हिट हुआ कि हर कोई ना अपने लाइफ में अपनी समस्याओं को सामने रख रहा है और हर कोई कहीं ना कहीं अपने पॉइंट पे स्टक होकर कहता है कि यार मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार हर कोई को ना हम लोगों को जो मिला हुआ है, मैंने कल आपके साथ एक कोट भी शेयर किया था कि जो भी सिचुएशन है ना उसको एक्सेप्ट करो और डोंट क्रिटिसाइज कि यार अंबानी होते तो क्या होता। मतलब एवरीबडी वांट्स टू बी अंबानी, बट उसकी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि हर चीज में ये होता है। जैसे पढ़ाई में कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं टॉपर होता या मैं उसके तरह होता, या वो फला फला बंदा बहुत तेज है मैं उसकी तरह होता। तो ये सब नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो इस तरीके की चीजें हैं और मतलब वो काफी कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी कुछ चीज हिट कर जाती है, तो ऐसी कहानियां आप पढ़ सकते हो, रियल लाइफ स्टोरीज हैं, कुछ सीखने को ही मिल सकता है। बट टाइम हो तो, और अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो अभी 15-20 मिनट वेस्ट करने का ऐसा कोई मतलब है नहीं, बट अगर मन करे देख लेना। चलो बहुत बकवास करते हैं ना सर आपके। चलो अब आ जाते हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर। लिंचिंग का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस और एडिंग अबेटिंग सच एक्ट देयर ऑफ वेदर स्पॉन्टेनियस और प्लान्ड बाय अ मॉब। ग्राउंड्स क्या क्या होने चाहिए? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डाइटरी प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल अफिलिएशन, इथनिसिटी और एनी अदर रिलेटेड ग्राउंड्स। ये चीज बहुत जरूरी है। देखो ना, एक कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो सोचते हैं कि सर सिर्फ मॉब लिंचिंग जो है ना काऊ वाले मामले पे होती है। ऐसा नहीं है, विचक्राफ्ट के नाम पे भी कर देते हैं। अभी हमने मणिपुर में बहुत कुछ, अब तो साल हो गए, काफी समय हो गया, वहां पे ये घटना देखी थी। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। हाउ आर दीज केसेस हैंडल? तो भाई देयर इज नो सेपरेट लेजिस्लेशन फॉर दिस। आईपीसी का जो मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन है वही यहाँ पे लगते हैं। सेक्शन 302 प्रोवाइड्स दैट whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. Offense of murder is a cognizable, non-bailable and non-compoundable offense. क्या होता है cognizable offense? Cognizable offense बेसिकली वो होते हैं जिसमें विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, हीनियस नेचर के ये होते हैं और मोस्टली ये केसेस नॉन बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेल नहीं मिल सकती है। इन केसेस का मतलब होता है बेल एज ए राइट नहीं होती है, आपको एज ए राइट बेल का अधिकार नहीं है। कोर्ट विल डिसाइड कि हाँ भाई आपको मिलना है नहीं मिलना है। नॉन कंपाउंडेबल का बेसिक मतलब होता है केसेस दैट कैन नॉट बी सेटल्ड। जैसे कि आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, इट कैन बी सेटल्ड ना, पति पत्नी के बीच में, भैया हमको डाइवोर्स नहीं देना, खत्म करो बात। दिस इज कंपाउंडेबल थिंग, बट मर्डर इज नॉट ए कंपाउंडेबल थिंग। आपने किसी को मार दिया, आप कंपाउंड नहीं कर सकते उस चीज को। रेप इज नॉट ए कंपाउंडेबल थिंग। तो ये होता है नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। रिलेटेड इश्यूज क्या है? तो देखो, मॉब लिंचिंग जो है सिंपल सट वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो दिया हुआ है। इट ऑल्सो वायलेट राइट टू इक्वलिटी इन प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14 and 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Nowhere mentioned in the law of the land, that's why इंडियन पिनल कोड जो है वो अभी यूज किया जाता है इस केसेस के लिए। और काफी समय से डिमांड आ रही है मॉब लिंचिंग के ऊपर सेपरेट कानून आए। भारत के कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने पहल कर दी है। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड झारखंड सबसे लास्ट में अभी इसमें 2021 के अंदर ऐड हुआ है। तो ये वो स्टेट्स हैं भारत के जहां पे इस पे प्रति ऑलरेडी एक कानून है। वो है हेट स्पीच से रिलेटेड। कुछ दिन पहले हेट स्पीच जो है ना काफी न्यूज में थी। न्यूज में क्यों थी? हरिद्वार वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, हम काफी सारे न्यूज चैनल में देख रहे थे, न्यूज़पेपर काफी ज्यादा कवर कर रहे थे, द हिंदू में काफी सारे एडिटोरियल भी आ रहे थे इस विषय के ऊपर। तो क्या था पूरा मामला? हरिद्वार वाला इंसिडेंट ना आपके एग्जाम में नहीं आएगा, उससे रिलेटेड कोई एडिटोरियल क्लैट में डाला जा सकता है और उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, या एनालिसाइट में उससे रिलेटेड कोई एडिटोरियल डाला जा सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इन दी एंड क्वेश्चन जो आएगा ना वो हेट स्पीच पे आएगा आपको। ठीक है, तो हेट स्पीच के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एज सच कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच की, ये ध्यान रखिएगा। देयर इज नॉट कोई फिक्स लीगल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच का बेसिकली जो है ना मतलब ये है कि कुछ भी मैलिशियस कहना या किसी के बारे में कुछ इस तरीके की चीज कहना जो प्रोवोक कर दे, सोसाइटी की हार्मोनी को नुकसान पहुंचा दे। एक सिंपल मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया है। ठीक है, प्रोविजन जो हमारे लॉ के अंदर है ना वो क्रिमिनलाइजिंग स्पीचेस जो कुछ इस तरीके की चीजें करें, राइटिंग्स जो कुछ इस तरीके की चीजें करें, एक्शन, साइंस,
तो इस तरीके की चीज़ों को हमारे कानून के अंदर, हमारे लॉ के अंदर क्रिमिनलाइज किया हुआ है। अब आप कहोगे कि सर कौन से लॉ के अंदर ऐसा किया गया है, तो ठीक है, बिल्कुल गैस आपने सही किया है। आईपीसी जो है, हमारा इंडियन पीनल कोड जो है, उसका सेक्शन 153A एंड 505 जो है वो हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करता है इनडायरेक्ट वे में। एज सच देखो ना, डायरेक्ट कोई आप कह सकते हो कि हेट स्पीच के लिए कानून है या लेजिस्लेशन है तो नहीं, और उसी की डिमांड होती रहती है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हेट स्पीच की कोई एज सच फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं, तो बहुत एम्बिगुअस है ये। तो लोग ना इसको अपने अपने तरीके से मोल्ड करते हैं, कोई कुछ भी बोल जाता है, फिर कोर्ट में वो उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि वो हेट स्पीच है। काफ़ी सारे हम पॉलिटिशियंस के बारे में ऐसा देखते हैं, हमने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट सुनी हुई हैं, बट आज भी वो पॉलिटिशियन जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता उनके स्पीच के अंदर जो कि एक्चुअल में था, बट उनको अभी तक कोई सजा नहीं मिली, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है इस लॉ के अंदर। तो देखिए सेक्शन 153 एंड 505 ऑफ आईपीसी जो है ना, वो हेट स्पीच से डील करता है। 153A क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, और 505 ऑफ आईपीसी कहता है स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ। मतलब अगर आप कुछ इस तरीके की चीजें करोगे जो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर लड़ाई करा दे, तो भी आप क्रिमिनल ऑफेंस में जाओगे, सेक्शन 153A। एंड 505 ऑफ आईपीसी कहता है कि कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आपके द्वारा जो पब्लिक मिसचीफ क्रिएट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली कहीं हेट स्पीच की चर्चा नहीं है, ये एक भाई कानून है, चला आ रहा है, बना दिया गया है, और इसीलिए समय समय पे हेट स्पीच के लिए एक सख्त कानून की डिमांड जो है हम सुनते हैं कि होनी चाहिए। तो ये पहला हमारा टॉपिक था। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। कोई इसमें किसी को डाउट नहीं है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं, किसी की डिमांड आई है कि सर थोड़ा सा और जूम कर दीजिए, तो देखो ज़्यादा हो गया यार ये। ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है ना, वो बात करता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट के बारे में। इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट क्यों अभी न्यूज़ में थी? बिल्कुल, अभी हमारे 4 स्टेट्स में इलेक्शन थे, होने में हैं, और कुछ में हो चुके हैं, कुछ में बाकी हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे बंदे जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, इन लोगों का पैसा इलेक्शन में कितना खर्च किया जाता है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा फिक्स किया जाता है। देखो रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है कि जितना ये फिक्स करते हैं उतना ही खर्च होता है, उसके अलावा भी खर्च हो जाता होगा, जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ में ऐसी चीज़ें निकलती हैं। बट एक ऑफिशियली आंकड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा फिक्स किया जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे, और उस वही अभी न्यूज़ में भी था, और जिसके वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या था, अमाउंट ऑन इलेक्शन कैंडिडेट कैन बी लीगली स्पेंड फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन, ये डिसाइड किया जाता है समय समय पे। सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है आपका, वो ये कहता है कि हर कैंडिडेट को जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको सेपरेट एंड करेक्ट अकाउंट, जो उसने अपना टोटल एक्सपेंडिचर खर्च किया है इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, वो सबमिट करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर ये गलत है, ये ऑफेंस है। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। जैसे आज मान लो इलेक्शन कंप्लीट होता है, तो इसके 30 दिन के अंदर जो है हर कैंडिडेट को अपना डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखना है कि भैया हमने इतने रुपए खर्च किए हैं। देखो ऐसा इसलिए भी किया जाता है ना कि हमारा जो एक सिंपल प्रिंसिपल है, या जूरिस्प्रूडेंस का नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरीवन शुड बी इक्वल, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर है तो बहुत पैसे खर्च कर रहा है, कोई ज़्यादा अमीर नहीं है तो बहुत पैसे नहीं खर्च कर पा रहा है। लेकिन देखो एक्चुअल होता ऐसा नहीं है, रियलिटी में तो यही हो रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन ये कोशिश ये करी गई थी कि एक एक्सपेंडिचर फिक्स कर दिया जाए, जिससे कि हर कोई कैंडिडेट जो है उससे ज़्यादा अमाउंट पैसे का खर्च ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस तरीके की चीज़ें सबमिट नहीं कर पाते हो, आपने क्या खर्चा किया या गलत सबमिट करते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, और अप टू 3 ईयर्स की आपकी जो है सजा भी हो सकती है अंडर 10A ऑफ RPA 1951। सजा से मेरा मतलब है आप 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कम से कम हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद अभी क्यों न्यूज़ में था ये सर? आप बोलोगे सर ये तो पहले की बात थी, तो पहले की बात तो थी इलेक्शन के साथ, वो भी न्यूज़ में रहनी चाहिए थी। अभी इसमें कुछ चेंज जो है वो करी गए थे, इसकी वजह से ये कानून, ये बात जो है ये न्यूज़ में रहता था। ये इवेंट, कानून इज़ नॉट द करेक्ट टर्म, ये मसला जो है वो न्यूज़ में था। पहली चीज़ इसमें जो चेंज करी गई थी वो करी गई थी एक्सपेंडिचर लिमिट जो है कैंडिडेट्स का फॉर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो इंक्रीज कर दिया गया था। फिर से मैं बोल रहा हूँ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ पे विधानसभा की बात नहीं है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हो रही है। पहले 54 लाख होता था, अभी 70 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और किसी किसी स्टेट्स में 70 से 95 लाख भी कर दिया है। पहले वहाँ 70 था, वहाँ 95 कर दिया, और जहाँ 54 था वहाँ 70 कर दिया।
असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 20 लाख था पहले, कहीं कहीं पे वहां 28 लाख कर दिया गया, और 28 लाख था जहां पे वहां पे 40 लाख तक कर दिया गया। स्टेट्स की संख्या पे डिपेंड करता है। इसके बाद 40 लाख वुड अप्लाई इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पे 40 लाख वाला कॉन्सेप्ट था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, और 28 लाख का कॉन्सेप्ट था गोवा एंड मणिपुर में। ठीक है, देखो वही बात है ना, जहाँ पे लार्ज संख्या है तो वहाँ पे ऑफकोर्स पैसा ज़्यादा खर्च होगा, और जहाँ पे संख्या थोड़ी कम है पॉपुलेशन की, वहाँ पैसा कम खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो इतना में किसी को कोई डाउट? ठीक है, आप लोग अपने डाउट जो है ना वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं देखते से आपसे पूछ लूँगा। और आप लोग इस सेशन को देखिएगा अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट हैं, क्लैट आपको देना है, क्योंकि आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ जितना भी टॉपिक्स आपके क्लैट के एग्जाम में आ सकता है। और हर टॉपिक से देखो क्वेश्चन सेम यही बनते हैं। जैसे मान लो अभी उन्होंने पैराग्राफ उठा के डाल ही दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड कोई, उसमें क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। जैसे अगर ये डेट वाले इस पे आ गया तो बात ये ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जीके में तो अब पैराग्राफ वाला सिस्टम है, क्लैट में हम कैसे करें, क्या करें। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि पैराग्राफ वाली चीज़ तो है, लेकिन जीके आप बिना पैराग्राफ को टच करे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो। तो यही बात है, आप मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इन्हीं सबसे बनते हैं। पैराग्राफ तो हिंदू में इतने एडिटोरियल्स निकलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में इतने एडिटोरियल निकलते हैं, बिजनेस टुडे में इतने निकलते हैं कि कोई भी डाल दें, वो बड़ा बड़ा पेज का डाल दें। तो जीके जो है ना वो अभी भी कम समय लेगी और ज़्यादा स्कोरिंग आप लोगों के लिए हो सकती है, एक सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो अच्छे से करिए इसे, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 348, आर्टिकल 348 वॉज इन न्यूज़। क्यों न्यूज़ में था ये? देखिए, डिवीजन बेंच ऑफ गुजरात हाई कोर्ट ने ना रिसेंटली एक जर्नलिस्ट से कहा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग फेस कर रहे थे कि भैया आप सिर्फ इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, तो अब मामला ये आ गया, क्या गुजरात हाई कोर्ट ऐसा कह सकती है कि भैया हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलो? तो फिर चीज़ें जब आई सामने और हम लोग जब कॉन्सेप्ट देखें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 इससे डील करता है। एंड इट स्पीक्स फॉर लैंग्वेज टू बी यूज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर एक्ट्स, बिल एक्सेट्रा, या कोई भी चीज़ों के लिए इंग्लिश। ठीक है, आर्टिकल 348(1) जो है वो यहाँ पे ये कहता है कि हर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए अनटिल कोई पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए अलग से कोई लॉ लेके आती है, या फिर पूरे देश के लिए कोई अलग से लॉ लेके आती है इस प्रबंध में कि भाई ये लैंग्वेज भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2 जो है ना वो ये भी पावर देता है हर स्टेट के गवर्नर को कि वो स्टेट से कंसल्ट करके अगर गवर्नर ये चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से किसी और लैंग्वेज को भी ऑथराइज कर सकते हैं, हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज हाई कोर्ट में यूज़ होने के लिए। तो आर्टिकल 348 क्या है, अभी न्यूज़ में था, मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 है ना, ये भी कहता है कि यूज़ ऑफ हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट कर सकता है इंग्लिश के अलावा अगर वो चाहता है। जैसे उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यहाँ के आपको ऑफिसेज में ना हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे और स्टेट्स की भी अपनी होती है। दिस हैज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द पर्पस ऑफ जजमेंट एक्सेट्रा मेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने जानी इस मुद्दे के बारे में, एंड आई थिंक आप लोगों को ये मुद्दा जो है वो क्लियर हो गया होगा। देखो ये जो पूरा मैं आपके सामने आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये हमारी मैगजीन राइज का है, और द राइज हमारी करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है जिसको आप बेझिझक डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे डाउनलोड करना है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में हमारी मंथली मैगजीन पड़ी हुई है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्लैट पॉइंट। यहाँ पे काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल तो डाला ही जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्लैट पॉइंट में भी फाइल सेक्शन में जाना तो वहाँ भी सारी मंथली मैगजीन पड़ी हुई है, तो इनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो वहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने वो उठाया है यहाँ पे और कवर किया है। मंथली मैगजीन से देखिए स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर किसकी करें, सर फलाना कोचिंग है या प्रतियोगिता दर्पण है या क्या करें। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि देखो घुमा फिरा के ना हर मैगजीन में सब जगह का कंटेंट सेम होता है। देखिए कोई भी मैगजीन हम बनाते हैं या कोई भी कंपनी बनाती है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि क्या क्या टॉपिक रहे हैं, और सभी के मैगजीन में वो टॉपिक्स कवर रहते हैं। किसी के में पहले पेज पे हो जाएंगे, किसी के बाद में हो जाएंगे। तो मुद्दा ये कि एक मैगजीन चुन लो, उस पर पढ़ाई करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टिक टू द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। ये नहीं कि आप 10 मैगजीन पढ़ रहे हो आपको कुछ भी याद नहीं है, आप एक मैगजीन पढ़ो पर उसका फिर एक एक पेज याद रहे। तो इस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, एंड आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई डाउट है, कोई समस्या है? हाय सात्विक, हाय अंजलि, हाय एवरीवन। ठीक है, चलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस करके हमारा अगला आर्टिकल है। ये क्या था मसला,
24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुई थी 2021 के अंदर, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली हो चुकी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, जिसको DARPG शॉर्ट में बोलते हैं, एंड इनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनको METI शॉर्ट में बोला जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, पूछेगा भैया किस किसने मिलकर किया था, तो तीनों नाम ध्यान होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, METI जिसको बोलते हैं, DARPG प्लस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, तो ये तीनों चीज पता होनी चाहिए। इस बार का थीम क्या था? इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नमेंट इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस से क्या समझते हो कि टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा गवर्नमेंट जो है अलग अलग वो यूज करके लोगों का बेनिफिट कर सकती है, ठीक है। पर्पस क्या था इस पूरे कॉन्फ्रेंस का? तो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिस शेयर हो पाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शेयर हो पाए बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। इसमें नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस भी दिया गया था। एक हैदराबाद डिक्लेरेशन करके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर हैदराबाद डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। हैदराबाद डिक्लेरेशन क्या है? इट्स ब्रिंग सिटीजन एंड गवर्नमेंट क्लोजर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो हैदराबाद डिक्लेरेशन का बेसिकली मतलब ये कि भैया पब्लिक जितनी भी गवर्नमेंट्स के सिस्टम है उन सभी के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करो और लोगों का बेनिफिट करने की कोशिश करो। तो वही यहाँ पे हैदराबाद डिक्लेरेशन को इसमें लिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो मैं आपको फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग ना क्लैट के अभी जो तैयारी कर रहे हैं नए हमारे बच्चे, और NLSET का भी पेपर का पैटर्न कुछ इसी तरीके से है, वो पैराग्राफ वाले क्लैट के क्वेश्चन जो आते हैं GK के। देखो पैराग्राफ आपको चाहे 10 पेज का दे दें, ठीक है, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना है ना तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सेम गोज विथ यहाँ पे, अगर आर्टिकल 348 रिलेटेड पैराग्राफ इतने आए थे, इतने एडिटोरियल्स आए थे, उसमें से अगर पूछना होगा तो इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो मेरा ही कहना है ना कि GK के अंदर ना आप लोग जो पैटर्न है आप लोग का मॉक सॉल्व करने का, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो है ना वो पैराग्राफ रीड करते हैं। आई डोंट थिंक आपको पैराग्राफ रीड करने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस GK के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इवन लीगल में भी 50%, 60-70% क्वेश्चन जो है ना बिना पैराग्राफ रीडिंग के करे जा सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड स्पेशल, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। GK करंट अफेयर्स में तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आपको टॉपिक पता है तो आप बिना पैराग्राफ पढ़ रहे कर लोगे, अगर आपको टॉपिक वो नहीं आता है तो आप पूरा पैराग्राफ 10 बार पढ़ लो, आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा। तो टॉपिक नहीं पता होगा तो भैया कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए वीडियो को लाइक करते चलना, शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ जिससे उनका भी कुछ भला हो जाए। वैसे तो कंपटीशन में एक दूसरे का भला नहीं करते हैं लोग, पर कर दो, है ना, तो ये कुछ हमारा ही भला हो जाएगा। चलिए फिर देखिए अगला आर्टिकल है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब ये जो आर्टिकल है, एक सेकेंड यार ये शॉर्ट हो गया, हाँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जो आर्टिकल है क्या बात करता है देखते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, जो आपकी NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने कहा था कि अपने जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर रजिस्टर कराओ, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा हम जानेंगे इसके अंदर NCPCR के बारे में, फिर थोड़ा सा हम जानेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में, ठीक है। तो NCPCR जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? देखो दो टाइप की बॉडी होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का बेसिकली मतलब ऐसा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी स्टैट्यूट से बनी है, जैसे कि लोकपाल है तो वो किससे बना है? लोकपाल एक्ट से बना है ना, तो उसको बैक करने के लिए एक एक्ट है। तो ये ऐसी बॉडीज क्या होती हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऐसी कोई बॉडी जिसको गवर्न करने के लिए, बैक करने के लिए कोई एक्ट नहीं है, ये प्री टर्म्स कंडीशंस पे चली आ रही है, ठीक है। तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का कोई मुझे आप एग्जांपल देंगे? लेट्स सी आप में से कितने बच्चे जो हैं इसका जवाब देते हैं। अब इसका जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, आपका NCPCR का। चाइल्ड कौन होता है एक्चुअली? 0 से 18 एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, लोग जो हैं वो चाइल्ड कहलाते हैं। इसमें फिर एक वो भी होता है कि 16 कर दो, 14 कर दो, काफ़ी बवाल होता रहता है समय समय पे, ठीक है। क्या मैंडेट था? तो ठीक है, ये आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी हम NCPCR के बारे में ही देख रहे थे। तो जो कमीशन है इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं से याद आया, कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो जितनी भी वुमेंस हैं सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे मुबारक। इसके बाद देखिए ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर का टेन्योर होता है। और जो कमीशन में चेयरमैन होते हैं वो 65 साल तक सर्व कर सकते हैं।
एंड 60 ईयर्स फॉर मेंबर्स होता है मैक्सिमम एज, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकती है NCPCR, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, ऐसा जितना कोई खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, पर डाउट ना होना भी अपने आप में चिंता का विषय होना चाहिए, है ना। पर आप सब बोलोगे कि सर फिर डाउट होगा तो फिर आपके पढ़ाने का क्या फ़ायदा, है ना। चलिए, अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है लोक अदालत के बारे में। क्या है ये लोक अदालत, क्यों थी ये न्यूज़ में? तो देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि जो नेशनल लोक अदालत का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और लोक अदालत को लोगों तक और इसकी इम्पोर्टेंस एंड लोक अदालत का यूज़ करने का जो जागरूकता है वो लोगों तक फैलाने की ज़रूरत है। लोक अदालत होती क्या है बेसिकली? देखो, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म है। ADR का आपने नाम सुना है ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आजकल चल रहा है, उसी तरीके का एक ये भी मैकेनिज्म है। इसके अंदर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जैसे होता है उस तरीके सेटलमेंट होता है, बट ये कोर्ट के सामने हो जाता है। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, इसको लोक अदालत बोलते हैं, उसके सामने फिर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करा दी जाती है, ठीक है। तो लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट बोलते हैं, गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे ये बनाई जाती हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये एक फोरम है जहां पे आप प्री लिटिगेशन स्टेज के अंदर चीज़ों को सेटल कर सकते हो। पहला लोक अदालत का कैंप हमारे देश में बना था 1982 के अंदर, और स्टेटूटरी स्टेटस इसको मिला है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से। मैंने आपको तभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बैक करी जाती है। लोक अदालत को कौन सा एक्ट बैक करता है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। देखो क्या है लोक अदालत का पर्पस, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये भाई ए है, ये बी है, ए और बी ना दोनों भाई बिजनेसमैन थे, और इनका जो है 5,000 रुपये का आपस में कोई प्रॉब्लम का केस चल रहा है, ठीक है। ये काफ़ी समय से कोर्ट में पड़ा हुआ है, मामला सुलझ नहीं रहा है। ए और बी जो है हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लोक अदालत पहुंचे, लोक अदालत ने भाई इन दोनों का मैटर कहा, यार सॉल्व कर लो, क्या इतने दिन से बवाल कर रहे हो कोर्ट में, बीच में आ जाओ, 4,000 रुपये ए तुम बी को दे दो, बात खत्म। बी मान गया, ए मान गया, बात खत्म, केस रिजॉल्व। तो ये जो बेसिकली ना लोक अदालत का पर्पज होता है, और इस तरीके की चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तालिका लीगल सर्विस कमेटी जो है वो लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है समय समय पे अलग अलग जगहों पे। इसके अंदर जो है एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, एक इसका चेयरमैन होता है जो कि एक लॉयर होगा, एंड ए सोशल वर्कर होता है इसका एज ए मेंबर। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो अलग अलग लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर लोक अदालत करती है। अलग अलग लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस का मतलब ही कि देखो स्टेट की अपनी होती है और नेशनल जो है पूरे देश वाली है, तो वो अलग अलग स्टेट्स के साथ मिलके ये लोक अदालत जो है बनवाती हैं और इस पे चीज़ें सॉल्व करी जाती हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो 2002 में अमेंड किया गया था, और उस समय पहले देखो टेम्परेरी लोक अदालत की बात थी, फिर परमानेंट लोक अदालत का भी कॉन्सेप्ट लाया गया यहाँ से, ठीक है। जो डिसीजन ऑफ द लोक अदालत होता है गाइज, इट इज़ काइंड ऑफ बाइंडिंग टू द पार्टीज, एंड आप इसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते हो कि भैया लोक अदालत में ये हुआ था, मुझे पसंद नहीं आया, मैं अपील करने जा रहा हूँ। ये सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट पावर जो है वो इंजॉय करते हैं, फांसी नहीं दे सकते हैं, सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट करते हैं। और अगर आप बाय द वे देखो, आपको अगर डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है तो ये नहीं कि आप इस फैसले के अगेंस्ट में अपील करो, आप अपना जो लिटिगेशन फाइल करते हैं उस तरीके से फ्रेश लिटिगेशन फाइल करो, फिर जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो करेगी, लेकिन इस मामले के अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। अंतर समझ में आया? वो 5,000 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो 4,000 रुपये दिया जो गया है ना, आप इसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते हो कि भैया मुझे 4,000 बोला था देने को, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए। नहीं, आप 0 लेवल से फिर से केस फाइल करो और फिर देखो क्या डिसीजन आता है। इसके बाद क्या मामले इसमें देखे जाते हैं मोस्टली, तो लैंड केसेस, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल क्या होता है? ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस जो थोड़े से कम हीनियस नेचर के होते हैं, दैट कैन बी सेटल्ड। फैमिली डिस्प्यूट्स, तलाक, डाइवोर्स, मारपीट, इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, और इंश्योरेंस का बहुत मामला इसमें आता है। इंश्योरेंस के तो सबसे ज़्यादा मामले आते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो कोर्ट फी एंड स्पीडी ट्रायल होता है, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कोई डाउट इतने में किसी को? ठीक है, वेरी गुड।
गर्मी बढ़ने लगी भाई, एसी की सर्विस करानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अभी काफ़ी न्यूज़ में था, यह हर साल न्यूज़ में रहता है क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेट्स के बीच में पंगे होते रहते हैं। अभी कर्नाटका के सीएम ने रिसेंटली बोल दिया था कि भैया जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ना, इसमें चेंज की ज़रूरत है, ये पुराना वाला बकवास है। इसी की वजह से ये न्यूज़ में आ गया। क्या था मसला, देखते हैं। देखो ये जो मसले होते हैं ना जिसकी वजह से न्यूज़ में आता है कर्नाटका के सीएम ने बोल दिया, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी जो है ना सीएम का नाम याद रखने लग जाएंगे, डेट याद रखने लग जाएंगे। भैया ये क्वेश्चन नहीं आता है, इस पे आपको पैराग्राफ दे देंगे, क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेंगे, समझ रहे हो? तो कभी भी कंटेक्स्ट जो भी लिखे होते हैं ना वो सिर्फ समझने के लिए समझ लो कि क्यों न्यूज़ में आया है, क्वेश्चन वहां से नहीं बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 262 प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। जो भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं उसका आर्टिकल 262 जो है वो एडजुडिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें दो प्रोविजन की बात करी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 262 के अंदर दो तरीके से इंटर स्टेट मतलब स्टेट्स के बीच में जो वाटर के मसले होते हैं उसको सॉल्व करने के तरीके बताए गए हैं। पहला कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एक एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स, वो जो है इसके अंदर एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली के चलते हुए पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज एक्सरसाइज जुडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट ने मान लो कोई ए स्टेट और बी स्टेट इसके लिए कोई कानून बना दिया वाटर को देखने के लिए, तो वो ये भी कह सकती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये सारा पावर आर्टिकल 262 में दिया हुआ है। इसी प्रोविजन के तहत ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवर बोर्ड एक्ट 1956 लाया था और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 लाया था। देखो जब भी एक्ट याद किया करो, आप लोग लॉ एस्पिरेंट हो, आप लोगों ने क्लैट का एग्जाम देना है, आप लोगों से ये ईयर पूछे जा सकते हैं। तो कभी भी कोई एक्ट याद करो ना तो किस ईयर में आया था वो भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि बस याद है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, भैया ये तो सबको पता होगा ना। आपको याद रखना है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद रिवर बोर्ड एक्ट जो है वो स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स की बात करता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। मतलब मान लो कोई कर्नाटका ही है, कर्नाटका ने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से भैया रिवर बोर्ड बनाओ और मैटर को सॉल्व करो, तो रिवर बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगी। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है वो क्या कहता है, वो एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाने की बात करता है एडजुडिकेशन के लिए, और ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। एंड ये सुप्रीम कोर्ट को भी बार करता है कि आप इस तरीके की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो जो हमने डिसीजन ले लिया है। देखो ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल भी काइंड ऑफ कोर्ट की तरह बनाए जाते हैं। इनके पास भी लिमिटेड पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं जैसे कोर्ट के पास होती हैं आपकी, और हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट पावर देखी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रिब्यूनल के अंदर। अब जो ट्रिब्यूनल होता है ना ये भी मामले सुनेगा दोनों स्टेट के, और जब तक ये बना रहेगा जब तक वो मामला सॉल्व नहीं हो जाता। जब मामला वो सॉल्व होता है ट्रिब्यूनल अपना कोई डिसीजन देता है, वो डिसीजन दोनों पार्टी पे बाइंडिंग होता है और दोनों पार्टी जो है उसके अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट और या फिर अपने स्टेट में जो है वो अपील नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई, कोई डाउट कोई समस्या? ठीक है चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अभी न्यूज़ में ये आया था क्योंकि जब मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपनी बात रखी थी कि आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, तब आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आई थी इसके सपोर्ट में कि भैया मैरिटल रेप को जो है क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। मैरिटल रेप के बारे में मैंने पिछले सेशन में कवर कर लिया इसलिए उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में कुछ देख लेते हैं। इट्स एन स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी? क्योंकि ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 से बनी है जो कि 31 जनवरी 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। पहली जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड थी उनका नाम था जयंती पटनायक। फिलहाल कौन है इनका मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। क्या है एनसीडब्ल्यू का फंक्शन या ऑब्जेक्टिव? तो राइट्स ऑफ वुमेन के लिए बात करती हैं, प्रोवाइड अ वॉइस टू द वुमेन्स, है ना। इसके बाद कंपोजिशन क्या है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की? एक चेयरपर्सन होने चाहिए जो कि नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होने चाहिए, ठीक है। 5 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। एटलीस्ट 1 मेंबर ईच जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रेस्पेक्टिवली होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुई बातें? ठीक है। पावर्स क्या है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के? तो ये कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं अलग अलग मुद्दों पे, समन्स इशू कर देती हैं, भाई किसी बंदे को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने समन कर दिया हमारे सामने पेश हो तो होना पड़ेगा।
पब्लिक रिकॉर्ड रखती हैं, रिसीविंग एविडेंस, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मांग सकती हैं लोगों से, समनिंग एंड इन्फोर्समेंट के मसले देख सकती हैं। देखो जब मीटू के मसले हुए थे या इस तरीके की चीज़ें हुई तो काफ़ी सारे लोगों को एनसीडब्ल्यू ने भी इंटरोगेट किया था, तो वो यहीं से पावर आती है। इसके बाद क्या है, फंक्शंस क्या है, तो वही काइंड ऑफ यहाँ पे जो आपने ऊपर देखा ना वही चीज़ें फंक्शन में भी आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनसे रिलेटेड क्या है, तो कोई डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सपोर्ट नहीं करता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, बट इनडायरेक्टली जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 है, आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21 जो है ये बात करता है प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड ऑफ वुमेन। तो यहाँ से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसको बनाने की जरूरत जो है वो गवर्नमेंट को फील हुई थी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद देखो सेडिशन लॉ को देखते हैं। सेडिशन लॉ तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों न्यूज़ में है, हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। अब सेडिशन लॉ का क्या मसला है? मसला यहाँ पे देखो ये है कि अब यहाँ पे तो एक कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रोहिंटन नरीमन साहब, उन्होंने कंसर्न किया था कि सेडिशन लॉ जो पुराना चला आ रहा है वो हट जाना चाहिए। लेकिन सेडिशन के मामले जो है ना आप समय समय पे सुनते हो, काफ़ी बार गवर्नमेंट जो है सेडिशन का केस लोगों पे लगा देती है और फिर हम सेडिशन की न्यूज़ पढ़ते हैं। पर क्वेश्चन जो है वो फिर मैं बोलूँगा सेडिशन के ऊपर इनसे आना है ना कि उन मसलों से आना है जो होता है। तो आप एक बार याद ये रख लो और जिसके बाद आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में जाते हैं सेडिशन लॉ के। तो 17th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो है वो इस तरीके का एक लॉ आया था। इंग्लिश गवर्नमेंट लाई थी कि उनको क्रिटिसाइज करेगा या फिर कोई उनके अगेंस्ट में कुछ बोलेगा जो देश की भावना को ख़राब कर सकता है, देश के माहौल को ख़राब कर सकता है, तो उसको सेडिशन के अंदर चार्ज किया जाएगा। और ओनली गुड ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड सर्वाइव, ये कॉन्सेप्ट मान के सेडिशन लॉ को लाया गया था। 1837 में जो ओरिजिनली इसको बनाया गया था थॉमस मैकलॉय के द्वारा। थॉमस मैकलॉय का नाम आपने कहीं और भी सुना होगा। और प्रेजेंट डे कानून जो हम यूज़ करते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, नाम बताइए। चलो यहीं पे लिखा हुआ है, आईपीसी भी इन्होंने ही इनेक्ट करी थी 1860 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 124 है 1870 में इंसर्ट किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा, जिसमें इसको क्रिमिनलाइज किया गया था इस तरीके की चीज़ों को। और सेडिशन लॉ टुडे इज ऑल्सो अ क्राइम अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। और इसमें देखिए थोड़ा सा इतिहास अगर आप देखें तो पहला पर्सन जो सेडिशन लॉ के अंदर इंडियन चार्ज हुआ था वो था जोगिंदर चंद्र बोस साहब 1891 में। उसके बाद 1922 में बाल गंगाधर तिलक साहब एंड महात्मा गांधी जी को भी इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने चार्ज किया था। ठीक है, तो ये सेडिशन लॉ की कुछ कहानी है। इसमें सजा क्या है, तो 3 साल तक की सजा है प्लस एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त कर सकते हो अगर आपके ऊपर सेडिशन लॉ के अंदर चार्जेस लगा के आपको जेल में डाल दिया है, प्रूफ हो गई। और आपको पासपोर्ट के बिना जिंदगी भर रहना होगा, मतलब आप इंडिया पे कभी छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, प्रेजेंट डे में मुझे एक नाम बताओ जिनके ऊपर सेडिशन का केस चल रहा है, जल्दी बताओ। काफ़ी फेमस बंदे हैं वो, JNU के हैं, आप तो बता ही दोगे। सुप्रीम कोर्ट के इस पे कुछ वर्डिक्ट्स आए हुए हैं पास्ट में। क्या है, एक तो केस था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1962। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ ऐसी बातें जो सरकार के अगेंस्ट में हो लेकिन पब्लिक डिसऑर्डर नहीं कर रही हैं, वायलेंस नहीं कर रही हैं, तो यार आप उसको फिर सेडिशन में नहीं लाओगे। ठीक है, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना ही डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। देखो क्या है ना, ये सेडिशन लॉ पे क्यों इतना क्रिटिसिज्म होता रहता है या चर्चा में रहती है। समय समय पे ना सेडिशन लॉ को सरकारें जो हैं वो बहुत सारी सरकारें हैं, कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये आज से नहीं है, 1947 से चला आ रहा है। सरकारें जो है ना इसको अपने हिसाब से यूज़ कर लेती हैं। अब देखो कोई एज सच फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं कि व्हाट इज सेडिशन, तो फिर क्या होता है ना कि उस लूप होल के अंदर किसी पे भी लग जाता है सेडिशन का लॉ। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात चल रही थी ना सेडिशन लॉ को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैंने कहीं पढ़ा है, ये एक्चुअली मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा, कि सेडिशन लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इसको लाने की सोच रहे थे। क्योंकि एक जो इस पर बहुत सिंपल बात थी ना कि सेडिशन लॉ की ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट द इंडियंस, जब हमारा देश किसी के अंडर में था। जब हम आज़ाद हो गए हैं तब भी हमें इस तरीके की लॉ की क्यों ज़रूरत है, जब सभी को आज़ादी है बोलने की। ब्रिटिशर्स तो चलो ठीक है बाहर के थे, उन्होंने लगा दिया आपको चुप रखने के लिए, पर अब देश आज़ाद हो चुका है तब भी ऐसी क्यों ज़रूरत है। इस पर लोगों के अपने अपने ओपिनियंस आते हैं, कोई कहता है ज़रूरी है, कोई कहता है नहीं ज़रूरी है। लेट्स सी क्या होता है इसमें आके, है ना। फिर देखो क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज हमारा लास्ट टॉपिक आज का जिसको हम देखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी न्यूज़ में था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की चीफ जो है मायावती जी, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी मोर स्ट्रिंगनेंट पनिशमेंट फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। और क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए ना एक कहावत थी, आया राम
गयाराम, ये कहानी है, थोड़ा सा समझ लो, वैसे तो एग्जाम में नहीं आनी है पर जान लो। आई थिंक 70s 80s की बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर अभी याद नहीं आ रहा है। हरियाणा के ये पॉलिटिशियन थे, तो इन्होंने क्या किया ना, 5 दिन के अंदर 10 पॉलिटिकल पार्टी बदली। पहले इस पार्टी में, फिर अगले दिन उस पार्टी में, फिर अगले दिन पता पड़ता है उस पार्टी से वापस इस पार्टी में, फिर पता पड़ता है इस पार्टी से उस पार्टी। मतलब इन्होंने 5 दिन के अंदर निकाला। थोड़ा सा आप गूगल पे डालना आयराम गयाराम तो आप पढ़ोगे। तो इनके ऊपर ये पूरी एंटी डिफेक्शन लॉ की कहानी जो है ना, याद करने का तरीका होता है। तो ये 1985 में आया था, मतलब इसी के आसपास, 80s के आसपास की बात है ये। थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया था। इट वॉज फ्रेम्ड इन 1985 विद द इंटेंट ऑफ कॉम्बैटिंग द इविल पॉलिटिशियन डिफेक्शन। मतलब देखो होता क्या था ना, इलेक्शन लड़ लिया आपने भैया, के पार्टी से इलेक्शन लड़ा, जाके आप सी पार्टी में मिल गए, तो ऐसे थोड़ा चलेगा। फिर तो उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब जिसने आपको इतना ट्रस्ट किया, इतना पैसा लगाया, और जब आपको वोटिंग में जरूरत है तो आप बिक गए। होता क्या था ना, पैसे उसे खरीद लिए जाते थे। तो फिर क्या है, अब डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कुछ इस चीज़ों पे लोगों ने इस तरीके की चीज़ें करी पॉलिटिशियंस ने, तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। अब क्या क्या तरीके हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, तो वॉलेंट्री गिव अप हिज मेंबरशिप, पहला पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो वॉलेंट्री गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप तो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। कोई ऐसी बात जब पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि भैया तुम वोट देने आओ हमारे फेवर में, और वो बंदा गायब हो जाता है। क्यों गायब हो सकता है, चलो ठीक है, कोई जेन्युइन रीज़न होगा तो पॉलिटिकल पार्टी से परमिशन ले लेगा, बट अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है और सिर्फ ऐसे ही गायब हो रहे हैं, मतलब फिर तो आप अपनी ही जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा 15 दिन पहले अगर आप परमिशन ले लेते हो गायब होने की पॉलिटिकल पार्टी से, तो फिर आप बच जाओगे, ठीक है। इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड जो होता है ना, निर्दलीय इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें तो भी प्रॉब्लम है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो एनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ तो भी दिक्कत है, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शंस भी हैं कुछ इसके। एक्सेप्शंस क्या है ना, एक बड़ा अच्छा एक्सेप्शन है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और ये रिसेंटली किया भी गया है हमारी सरकारों के द्वारा। आपने इसका केस भी देखा होगा, मुझे जल्दी बताइए किस स्टेट में ऐसा हुआ था कि 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर जो है ना वही बदल जाएं। जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें 10 मेंबर हैं, तो इसके 2/3 मेंबर अगर चलेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपको ये इस तरीके की चीज़ें करना अलाउड है। क्यों? देखो 2/3 मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा संख्या, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी में, इसलिए इतने लोग चेंज हो जा रहे हैं। तो ये एक इसका एक्सेप्शन है कि 2/3 मेंबर्स अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के गायब होते हैं तो चलेगा, फिर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो है वो भी अगर कोई वॉलेंटरी गिव अप कर देता है मेंबरशिप को या किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो, और वापस से हिज और पार्टी रिज्वाइन करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। मतलब आप नहीं समझे, थोड़ा सा मैंने भी जल्दी गलत बोल दिया। इफ कोई बंदा अपनी मेंबरशिप को वॉलेंटरीली गिव अप कर देता है, ठीक है, और वो कहता है कि मैं के पार्टी से हूँ, मैं आज छोड़ रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद वो वापस के पार्टी को ही ज्वाइन करता है, तो वो फिर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको डिसाइड कर लेता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आती है ये चीज़। जुडिशियल रिव्यू मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ जा सकती है, किसी को फर्जी डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है कि स्पीकर को कब तक डिसाइड करना है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको कब तक डिसाइड करना है। तो इसका भी एक मसला कोर्ट में जाता है कि यार इतना लंबे समय तक मामला अटका रखा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना लास्ट ईयर ये कहा था कि एंटी डिफेक्शन के मामले जो है ना स्पीकर 3 मंथ के अंदर डिसाइड करें, 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम न ले। एज सच पहले कोई चीज़ नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर ये बात कही थी कि 3 मंथ का टाइम आप लो, ज़्यादा का समय आप नहीं ले सकते हो। तो ये हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जाना, और ये आज का हमारा सेशन था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप में से जो लोग भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनको 2022 की तैयारी करनी है। अब भाई समय कम है तो क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करोगे, तो क्रैश कोर्स के लिए आपके पास क्लैट पॉइंट है, क्लैट पॉइंट का आप क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप में से लॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये जो एक्ट है बेसिकली ये सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो भारत के अंदर एसोसिएटेड है उससे डील करता है। 2004 से पहले ये अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेशन एंड सीजन ऑफ टेरिटरी आता था, मतलब विड्रॉल एंड सरेंडर ऑफ द टेरिटरी। बट 2004 में अमेंडमेंट आया जिसके बाद इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड किया गया कि कोई भी ऐसी चीज जो टेररिस्ट एक्ट को भारत में करती है या उस तरफ मोटिवेट करती है तो उसको भी यूएपीए के अंदर डाला जा सकता है, उन ऑफेंसेस को भी यूएपीए के अंदर डाला जा सकता है। यूएपीए के अंदर कोई भी ऑफेंस को डालने का पुलिस या फिर जो आप कह सकते हो कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, एनआईए जो इसकी जांच करती है, उनको फायदा क्या होता है, तो आपको 180 दिन तक बिना चार्जशीट फाइल किए हुए उस बंदे को अपने पास रखने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप उसको डिटेन कर सकते हो, आप उससे पूछताछ कर सकते हो,
और विदाउट चार्जशीट फाइल किया आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, ये यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी चीज लगे जो लगे कि अनलॉफुल है भारत के हिसाब से, तो वो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये चीज भी अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आएगा। यूएपीए के अंदर जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो है डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजमेंट। तो यहां पे दोनों ही चीज दी जा सकती है इस एक्ट की। देखिए 2019 में कुछ अमेंडमेंट आए थे इसके अंदर, वो क्या आए थे, उसमें मेजर अमेंडमेंट जो था ना, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। पहले यूएपीए के अंदर ना गाइस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया जा सकता था कि भैया ये फला ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है, टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, और इस फला ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर डाल के बैन कर दिया जाए या कुछ इस तरीके की चीजें उसके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू कर दिए जाएं। फिर होता क्या था, इसको आप ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए कोई एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कोई ए नाम का बंदा था। एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया, बट ये जो ए नाम का बंदा है ये बाहर निकल के इसने वाई नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब भैया बंदा तो वही है ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन दूसरे नाम से रन करने लगी। तो ये समस्या आ रही थी, जिसके चलते हुए 2019 के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा और भी कुछ इसमें चेंजेस किए गए थे। वो ये किए गए थे कि जो मतलब पहले होता था कि एनआईए के अंदर जो है ना एक स्पेसिफिक पोजीशन के लोग ही जांच कर सकते थे, बट फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ओपन कर दिया गया जिससे कि लोगों की शॉर्टेज ना हो एनआईए को जांच के लिए। जो दोज थिंग्स आर दैट मच नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है ना वो ये है जो मैंने आपको बताया है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को करते थे, अब टेररिस्ट को, इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी अलाउ कर दिया गया है 2019 अमेंडमेंट के बाद। इसके बाद देखो इस लॉ का ना काफी ज्यादा आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म क्यों होता है? सबसे पहले कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जो है ना बहुत वेग है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट कर रखी है सरकार ने अपने हिसाब से। आप कभी देखते हो यूएपीए जेएनयू के स्टूडेंट्स पे लगता है, कभी आप देखते हो कहीं और लग जाता है। तो इसमें जो टेररिज्म को प्रमोशन जो है ना, जैसे एक बात है टेररिज्म को प्रमोट करने की बात करी जा रही है कि अगर करोगे तो यूएपीए जो है आप पे लगेगा। तो ये टेररिज्म की जो डेफिनेशन है ना बहुत वेग है। ऐसा जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपने फिक्स नहीं बता रखा है। आप इसमें कभी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लेते हो, जर्नलिस्ट को इसके अंदर अरेस्ट कर लेते हो, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को भी आप कभी कभी यूएपीए लगा के वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करते हो। तो ये सब क्रिटिसिज्म इसका लोग करते हैं। दूसरा क्या है कि भैया गवर्नमेंट को ये पावर मिली हुई किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, क्या पता वो अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रही हो, किसी गवर्नमेंट को उससे दिक्कत हो तो उसको पूरा का पूरा बैन कर दिया जाए। फिर 180 दिन तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको विदाउट चार्जशीट फाइल किए जो है अरेस्ट करा जा सकता है, और पुलिस कस्टडी जो है वो इसके बाद भी बढ़ सकती है। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिला। तो डिटेंशन भी हो सकता है, पुलिस कस्टडी 30 दिन की मिल सकती है। समझ में आई आपको बात? इसके अलावा बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटिसिपेटरी बेल बेसिकली गाइस एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हमें देखने को ये मिलता है कि जब आप अरेस्ट होने वाले हो, जैसे मुझे पता है कि कल मेरे अगेंस्ट में केस फाइल हो सकता है और मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। आप इसको आर्यन खान के मामले से समझ लो कि आर्यन खान को पता था कि वो कल अरेस्ट हो सकते हैं, तो वो आज ही जाके कोर्ट में बेल ले आए। इसे एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं, मतलब एंटिसिपेट करके पहले ही बेल लेना इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। और बेल क्या होती है? जब आप अरेस्ट होने के बाद बेल लेते हो। तो यहाँ पे बेल एंटिसिपेटरी बेल तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है जब यूएपीए लग जाता है किसी भी इंसान के ऊपर। और यहाँ पे ये कि आप स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है गवर्नमेंट, मतलब क्लोज डोर हियरिंग कर सकती है, एविडेंस उसमें मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्योंकि जब सामने आ ही नहीं रही हैं चीज़ें तो पता ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं इससे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। कि एक जो सबसे मेजर क्रिटिसिज्म इसका आपको देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि अलग अलग सरकारें इसको अपने अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करती हैं कभी कभी, तो ये भी देखने को मिलता है। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमने पहले देखा टाडा एक्ट था, पोटा एक्ट था, उसको बदल दिया गया। फिर हमने इस एक्ट के बारे में देखा, फिर हमने इसकी कुछ क्रिटिसिज्म देखे। और फिर से मैं बोलूँगा अगर आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करिए, जाके कोर्सेज को परचेस करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए सेशन के पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई गई थी। पर यहाँ पे मैं आऊँ ना, इससे पहले थोड़ा सा आपको डिलिमिटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत बेसिक से लेके हम चलेंगे इसे, और जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो। तो डिलिमिटेशन बेसिकली मतलब होता है एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रिड्रॉइंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली और लोकसभा सीट in a country or a province having a legislative body as per the election commission। ठीक है,
इसका मेन एम क्या होता है कि एम इज टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द इक्वल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे समझाऊं तो कहने का मतलब ये कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, वहां पे ना किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरीके से मैनेज करना है कि हर कास्ट, हर तरीके के लोग उसमें रिप्रेजेंट हो पाए। ये बेसिक पर्पस है। देखिए अभी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे एक कमेंट कल याद आ रहा है, किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि सर आपने लॉ कर रखी है और आप जो है काफी सारे शब्द को प्रोनाउंस गलत करते हो। वो स्टूडेंट नहीं होंगे कोई जो पसंद नहीं करते हैं क्लैट पॉइंट, जो आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है इससे, या जो भी थे, आई डोंट नो। तो देखो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि देयर इज डिफरेंस, मतलब मे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाते हो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगर कोई वर्ड बाय द वे अगर मतलब मिसप्रोनाउंस भी हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मतलब आप उसको समझ नहीं पा रहे हो या कोई दिक्कत है, आप उसको समझिए अपने एंड से, ठीक है। कभी कभी देखो क्या होता है ना, इतनी लाइटिंग है, इतना स्टूडियो है, कैमरा है, तो कभी कभी आप कॉन्शियस हो जाते हो, कुछ हो जाते हो, जल्दी जल्दी में कुछ प्रोनाउंस अलग कर जाते हो। तो थोड़ा सा दिमाग अपना बड़ा करो। अगर आप मुझे नाम नहीं पता है या अगर कोई कोचिंग वोचिंग वाले थे तो भाई ठीक है, मैं आप लोग मेरे स्टूडेंट हो जो देख रहे हैं वो है, तो मैं उनको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी इस तरीके की चीजों के लिए परेशान मत हुआ करो। प्रोनाउंसिएशन का क्या है यार, वो कभी ऊपर नीचे हो सकता है, इतनी लाइटिंग रहती है, इतना कैमरा वैमरा कॉन्शियसनेस कभी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अगर ऐसा कुछ रहा करे तो चिल रहा करो, और वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई फर्जी बातें कल कर रहे थे और ऐसे लोग की हमें जरूरत भी नहीं जो इस तरीके कमेंट करते हैं। भाई अपनी कोचिंग जाके चला लो, क्यों हमारे पीछे पड़े हो यार, इतने दिन से इतना पैसा कमा रहे हो, लोगों को लूट रहे हो 1.5 लाख 1 लाख रुपए लेके, अब कोई कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसमें कमेंटबाजी कर रहे हो, तो ये गलत है। चलिए अब आ जाते हैं वापस से इसके ऊपर। तो आपने जाना डिलिमिटेशन है क्या, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है डिलिमिटेशन का? आर्टिकल 82 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है इनेक्ट करने के लिए डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। ये आर्टिकल से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 170 जो है, states also get divided into territorial constituencies as per the delimitation act after every census। तो ये बेसिक चीज जानी। मेंबर इसके कौन होते हैं? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। एंड वर्क्स विद कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। कंपोजिशन क्या होती है? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और उस स्टेट का भी इलेक्शन कमिश्नर होगा जहां की बात यहां पे करी जा रही है। तो ये बेसिक चीज आपने जानी। इसके अलावा आज तक 4 बार डिलिमिटेशन हैज बीन सेट अप 4 टाइम्स। डिलिमिटेशन कमीशन हैड बीन सेट अप 4 टाइम्स, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। एक्ट ऑफ 1952 वाला जो है वो 1952 को लाया था, एक्ट ऑफ 1962, 1972, 2002 रेस्पेक्टिवली इन चारों डिलिमिटेशन कमीशन को लाया था। आफ्टर 1981 एंड 1991 सेंसस जो है डिलिमिटेशन नहीं बैठी थी। इतनी चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो पहली डिलिमिटेशन हुई थी ना, वो तो प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कर दी थी 1950 से 1951 के टेन्योर में, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाले मसले के ऊपर, ठीक है, जो अभी रिसेंट में है। देखो अभी क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है आपको पता है 377 वाला सीन हुआ, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बता दिया गया। उसके बाद इसमें डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करी गई इसके लिए, जिससे कि चीजें बेटर हो सके, जिससे कि वहां पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो 6 मार्च 2020 को कमीशन वाज सेटअप ऑन 6 मार्च 2020। उसके बाद चीजें हमने देखी। डिलिमिटेशन बिकम नेसेसरी व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली। अभी द अस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये देखो अस्टवाइल का मतलब क्या होता है कि पुराने समय में क्या हो रहा था। तो पुराने समय में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर एक सीट थी, 111 सीट्स, 46 इन कश्मीर, 37 इन जम्मू एंड 4 इन लद्दाख, प्लस 24 सीट्स रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब यहां पे क्या हुआ, जब पहले की हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पहले क्या हो रहा था, तो उस समय ना 2 तरीके से चीजें गवर्न होती थी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन किया जाता था समय समय पे, और जो असेंबली वाला मामला होता था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली वाला मामला होता था, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 को फॉलो करना पड़ता था। बट आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस इन 2019, दोनों ही चीजों का डिलिमिटेशन जो है अब जो है साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होगा, और वहां से फिर चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ी और वो करने लगा गया।
जो जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन पैनल था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जम्मू एंड कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एज ए मेंबर थे। जम्मू एंड कश्मीर 5 MPs आर एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या चेंजेस इनके द्वारा मेड किए गए जिस पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो बहुत लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, बहुत लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं। क्रिटिसिज्म तो आज की डेट में हर चीज का होता है। आप फ्री में जो है बिजली दे दो उसका भी है, नहीं दो तो उसका भी है। तो क्रिटिसिज्म तो हर चीज का लोग करते हैं, खाली मतलब वही है ना कि सबके अपने अपने एक ओपिनियन है और हर किसी को अपना ओपिनियन सामने रखना होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या चेंज किया गया? द कमीशन हैज इंक्रीज्ड 7 असेंबली सीट्स, 6 इन जम्मू जो कि अब नाउ 43 सीट्स का हो जाएगा एंड 1 इन कश्मीर जो कि नाउ अब 47 का हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा काफी सारा स्ट्रक्चरल चेंज भी किया गया असेंबली सीट्स के अंदर। मतलब कौन, देखो असेंबली में क्या होता है, जैसे मान लो कोई एमएलए कहीं से खड़ा है तो उसका एक एरिया होता है कि इस एरिया में वो खड़ा होगा, तो अब वो एरियाज भी काफी चेंज किए गए। चलो देखते हैं, उसको भी थोड़ा समझोगे। पहले लोकसभा का देख लो। देयर आर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द रीजन। द डिलिमिटेशन कमीशन हैज सीन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन एज वन सिंगल यूनियन टेरिटरी। द कमीशन हैज रिड्रॉन द बाउंड्रीज ऑफ अनंतनाग एंड जम्मू सीट्स। जम्मू पीर प्रांजल रीजन, जो जम्मू का पीर प्रांजल रीजन था जिसमें पूंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट दोनों आते थे, जो फॉर्मली पार्ट ऑफ जम्मू पार्लियामेंट्री सीट होता था, नाउ हैड बीन एडेड टू अनंतनाग सीट इन कश्मीर। आप समझ में आया? जैसे पार्लियामेंट्री सीट्स होती हैं, जैसे मान लो लखनऊ का इलेक्शन हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है तो उसका एक एरिया डिफाइन है, तो अब ये कर दिया जाए कि लखनऊ वाले का किसी पार्ट को उठा के कानपुर में कर दिया जाए। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं समझने के लिए, उस तरीके की चीज यहां पे करी गई है। ऑल्सो अ शिया डोमिनेटेड रीजन, ये देखो ये याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए है। सीट्स याद रखना कितनी करी है, कहां बढ़ाई है, कहां घटाई है। शिया डोमिनेटेड रीजन ऑफ श्रीनगर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कश्मीरी पंडित्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मूवी भी आई थी इससे रिलेटेड, तो क्या पता इस तरीके के क्वेश्चन स्ट्रक डाउन हो जाए पेपर बनाने वालों के दिमाग में। द कमीशन हैज रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ एट लीस्ट 2 members फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सेंटर शुड कंसीडर गिविंग रिप्रेजेंटेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर who migrated to Jammu after partition। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी यहाँ पे टोटल 9 सीट्स रिजर्व्ड हैं एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। Why has exercise been controversial? क्यों ये एक्सरसाइज इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल रही, क्यों लोग जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि पूरे भारतवर्ष के लिए डिलिमिटेशन जो है ना फ्रोज कर दिया गया है 2026 तक, कि तब तक नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा नहीं किया गया। पहली चीज तो यही हो गई। दूसरी की लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में 1995 में हुई थी, तो फिर अभी आपने फिर करा दी, तो एक ये भी इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरा एक और बहुत बड़ा कारण जो है ना कि 2002 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया था और ये कहा था कि भैया यहाँ पे अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ना 2026 तक फ्रीज है, जैसे कि पूरे इंडिया में है वैसे जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन अब आपने इसको भी नजरअंदाज कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में चीजें चैलेंज हुई थी और उन्होंने अपहेल्ड किया था उस समय कि जो फ्रीज किया गया है वो सही है, तो ये चीजें थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। डिलिमिटेशन एज अ रूल कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस पॉपुलेशन। अब आपने लास्ट सेंसस जो हमारे पास आंकड़ा है 2011 का है, बट उसके बाद भी सेंसस होना है जो नहीं हो रहा है, प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं आई हैं अभी, तभी इसलिए 2026 तक पूरे देश का जो है वो रोका हुआ है। पर आपने जम्मू कश्मीर के लिए ये चीज नहीं किया गया, तो ये कुछ मामले हैं जो सामने हैं। अभी क्या है, देखो अभी कोर्ट में मामला जाएगा, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहती है। राइटर भी जो यहाँ पे यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कहती है। वैसे तो आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है काफी सारे ऐसे वर्डिक्ट दे रही है जो चौंकाने वाले हैं, जैसे सेडिशन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तो लेट्स सी क्या पता इसमें भी कुछ दे दें इसी तरीके से। और ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये भी देख लो, एक जो बोला जा रहा है नाइंसाफी हो रही है ना, वो क्या हो रही है। मान लो किसी जगह पे 100% पॉपुलेशन है, ठीक है, चलो 100% के 100 लोग रहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, 44 लोग जहां पे रहते हैं ना वो 48% वोट देंगे, और जहां पे 52 लोग रहते हैं जहां पे 56 लोग रहते हैं ना वो 52% वोट देंगे। कुछ समझ में आया?
मान लो 100 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, 100 लोग जहां पे कमरे में रह रहे हैं उसमें से जहां पे 44 लोग रहते हैं, उन 44 लोगों का जो मतलब वोटिंग का जो अमाउंट है ना 48% मान लिया गया, और जहां पे 56 लोग रह रहे हैं उनका कम हो गया 52%। अब आप ये समझ सकते हो कश्मीर रीजन में थोड़ा सा कम हुआ है, जम्मू रीजन में ज्यादा हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाया हो सकता है इसके पीछे, मतलब जो भी लोगों को लगा हो, तो इसलिए काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है और लेट्स सी आगे इस पे क्या होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट करके आर्टिकल आया है। वैसे तो देखो कर्नाटका हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसके अंदर कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भैया मैरिटल रेप जो है वो रेप होता है, बट हाईकोर्ट के वर्डिक्ट जो है वो ऑल इंडिया में एप्लीकेबल होते नहीं है। दिल्ली में एक मामला आया था, दिल्ली के अंदर मामला आया तो दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस ने एक केस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दिए। सेक्शन 376 आईपीसी का जो है सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड विच एग्जेम्प्ट्स फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विथ हिज ओन वाइफ from the offense of rape provided the wife is above 15 years of age, also known as marital rape exception। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि अगर महिला जो है 15 साल से अबव है और पति जो है वो अगर फोर्सफुल इंटरकोर्स कर रहा है तो इट विल नॉट अमाउंट टू द रेप। इसी को काफी जगहों पे चैलेंज किया जा रहा था। तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट के अंदर जो है दो मामले देखने को मिले। एक देखिए जस्टिस सी हरिशंकर जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेप्शन है डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14, 19, 21। वहीं पे जो दूसरे जज हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं भैया ये गलत है और ये वायलेट कर रहा है हमारे 14, 19, 21 को। अब क्या हुआ, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील फाइल करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करती है। केस का नाम था आरआईटी फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स। ठीक है, चलिए रेप के बारे में थोड़ा सा भारत में ध्यान लो यार। देखो मैरिटल रेप के बारे में कुछ आंकड़े हैं तो सुन लो। 1 in 5 men has forced his wife or partner to have sex. More than 2/3 of married women in India aged 15 to 49 have been beaten or forced to provide sex regardless of their socio-economic position। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का ऐसा कहना है। विश्व में 104 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप। इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना हैव नॉट। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन है। प्रॉब्लम क्या है, देखो कभी भी कोई लॉ आता है ना उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 498A है, इसमें आप कोर्ट में चले जाओगे ना आपको पता चलेगा कि 50 से 55-60% इवन केसेस जो है ना फेक होते हैं। तो मैरिटल रेप जो है ना ये अच्छा कानून है, आना चाहिए, महिलाओं को ताकत देनी चाहिए, लेकिन साथ में ना कुछ इस तरीके का पुरुषों को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि अगर ये लॉ का मिसयूज हो ना तो वो कुछ कर सके। अभी आप एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का ही केस देख रहे होंगे। जब एम्बर हर्ड ने एक एडिटोरियल लिख दिया था वहां वॉशिंगटन पोस्ट उसमें कोई न्यूज़पेपर था, जॉनी डेप को सारे कंपनीज से निकाल दिया गया, सारी मूवीज से निकाल दिया गया। इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वहां से निकाल दिया गया, और वो हॉलीवुड है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है। मैं अपने एंड से देखो ना एक चीज ये करता हूँ, मैं जब भी आप लोग के साथ न्यूज डिस्कस करता हूँ तो जब भी कोई ऐसे आते हैं ना कि किसी एक्टर के ऊपर रेप का आरोप लगाए या सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाए, तो मैं उसको उतना ही बताता हूँ जितना न्यूज में लिखा है। बहुत सारे लोग ना जब उसको पढ़ते हैं तो इस तरीके से फील आने लग जाता है लोगों की यार इसने किया है। जब तक कोई बंदा कन्विक्ट नहीं हो रहा है तब तक आप उसको क्यों बोल रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है। ये कहना है मेरा कि अगर ये कानून आएगा बहुत अच्छी चीज है, महिलाओं को राइट मिलना चाहिए, लेकिन साथ में ना कुछ प्रोटेक्शन भी आना चाहिए जिससे कि मिसयूज रोका जा सके। क्योंकि इसमें क्या होने वाला है ना, नोबडी कैन प्रूव कि फिर उन्होंने जब मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है। मैन तो मतलब आपकी वाइफ रहेंगी तो आपने उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी ना कभी किया ही होगा। अब अगर वो विलिंगली था नहीं विलिंगली था, हाउ यू गोना प्रूव इट। तो ये जो है ना ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन भी पुरुषों को इसके साथ देनी चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या होता है। 498 इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस कि कितना फैमिली जो है इससे परेशान होता है। बट यही है कि जब कोई परेशान होता है इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन अभी भी 498A के लिए ना लोगों के पास प्रोटेक्शन नहीं है। क्योंकि उसमें मोस्टली क्या होता है, जैसे एज ए लॉ फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब लिटिगेशन में था तो मैं देखता था कि क्या होता था। जो पति होता था या उसके पेरेंट्स होते सबके खिलाफ कंप्लेन कर दी जाती थी और फिर सब जेल जाने वाली बात हो जाती थी, तो फिर पैसा दे के सेटलमेंट होता था। तो ये चीजें जो है ना ये है समाज में और इस पे जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है सेडिशन लॉ को, और सस्पेंड का मतलब बेसिकली ये कि अब जितने भी केसेस चल रहे थे सेडिशन से रिलेटेड सारे रुक जाएंगे। और कल को सरकार अगर किसी को सेडिशन लॉ के तहत अरेस्ट करने की कोशिश करेगी
तो उस समय सरकार को ये हवाला दिया जा सकता है, कोर्ट में आया जा सकता है उस बंदे के द्वारा कि भैया ये तो सस्पेंड है ये मामला और हमको इसमें अरेस्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ बड़े बड़े नाम सेडिशन लॉ के अंदर जो हमारे देश में केस चलाए गए थे, जैसे कन्हैया कुमार, शर्जील इमाम, कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर हमने काफी बार केस देखा था कि आगरा वाला आपको याद होगा। इसके अलावा बहुत सारा दिशा रवि करके कि बेंगलुरु बेस्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज 3 के ऊपर चलाया गया था। सेक्शन 124A ऑफ जो है आईपीसी वो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है। अब थोड़ा सा इसकी इतिहास पे भी आएंगे, सेडिशन लॉ की थोड़ी सी कहानी भी जानेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इससे काफी खुश नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ना कांग्रेस और ये लोग बड़ी ताली बजा रहे हैं कि कोर्ट ने जो है ये ऐसा कर दिया है, बहुत अच्छा है। ये चीज अपने एक तरफ है कि भाई सेडिशन लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इसमें जिसका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो अपोजिशन आज इतना खुश हो रहा है, जब इनके टाइम पे इन्होंने सेडिशन लॉ यूज किया था तब क्या, और आपने भी नहीं हटाया था, तो आज आप जो इस बात का बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई सेडिशन लॉ को हटा दो सुप्रीम कोर्ट और इन गवर्नमेंट के ऊपर मत छोड़ो, इस तरह की चीजें, तो वो गलत चीज हो रही है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, एक प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि अभी जैसे कि हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू जी, किरण रिजिजू, तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि यार सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने बोला कि नोबडी शुड क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। अब आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना इस पे ओपिनियन बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस मामले में गवर्नमेंट में इंटरफेयर किया है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर्स फ्रॉम द जुडिशरी, और ये बात साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की वेरी जजमेंट में आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो गवर्नमेंट का काम करने ना लग जाए। लॉज बनाना हटाना ये काम पार्लियामेंट का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का है किसी लॉ को सस्पेंड करना, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। आपका इस पे अपना ओपिनियन हो सकता है। बात करते हैं सेडिशन लॉ के बारे में। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इन द ईयर 2021 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड क्वेश्चन व्हाई कॉलोनियल लॉ यूज अगेंस्ट महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक कंटिन्यूड टू सर्वाइव। ये ब्रिटिशर्स का लॉ है, ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में लाया गया था। ब्रिटिशर्स ने खुद अपने कंट्री में इसको हटा लिया है, लेकिन यहां से नहीं हटाई, ठीक है, इंडिया से नहीं हटा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। सेडिशन लॉ जो है वो 17th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर पहली बार इस तरीके की चीजें आई थी कि सिर्फ गवर्नमेंट का जो ओपिनियन है ना वही टॉप पे रहना चाहिए, लोगों का ओपिनियन नहीं आना चाहिए। ये जो लॉ है ये ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में बाय थॉमस मैकलॉय, और जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। एंड बाद में जब आईपीसी आया ना 1860 के अंदर, तो उसमें इसको डाल दिया गया। 124A was inserted in 1870 by an amendment introduced by Sir James Stephen when it felt the need of a specific section to deal with the offence. Today the sedition is crime under section 124A of IPC. सेडिशन लॉ टुडे क्या है आज का थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या होता है सेडिशन लॉ, किस तरीके से डिफाइन है आईपीसी के अंदर। एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India. Disaffection included disloyalty and all feelings of enmity. However, comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute an offense under this section. तो बड़ा मतलब ना ये एक और समस्या थी सेडिशन लॉ के साथ कि डेफिनेशन ना बहुत मतलब आप कह सकते हो बहुत ब्रॉड लेवल पे है और कुछ भी लिखा हुआ है। मतलब क्या सेडिशन है ना एग्जैक्ट नहीं पता पड़ रहा है, या आप इसको पढ़िए आप समझ नहीं पाएंगे क्या चीज है एक्चुअली में। मतलब इन्होंने घुमा फिरा के बात लिखी है। तो सरकारें ना इसको सिर्फ अभी की गवर्नमेंट की बात नहीं है, पहले भी बहुत सारी सरकारों ने इसको अपने तरीके से यूज किया है, काफी सारे लोगों को जेल में डाला है। तो सेडिशन लॉ के बारे में हमने जाना। क्या पनिशमेंट है इसके अंदर। नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है अगर आपके ऊपर सेडिशन लॉ लग जाता था, और इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की बात होती है। फाइन कैन ऑल्सो बी एडेड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज, अ पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, ही हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट, आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते हो, एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन द कोर्ट एट ऑल टाइम्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो लाइफ जो है वो बद से भी बदतर हो जाती है अगर सेडिशन लॉ लग जाता है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को सही ठहराया था, लेकिन ये भी कहा था कि तरीके से यूज करना चाहिए, हर चीज में नहीं यूज कर देना चाहिए। पहली बार देखो सेडिशन लॉ का यूज हुआ था क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस 1891 में। जोगेंद्र बोस जो है ना ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने जो है वो आपका सेडिशन लॉ लगाया था। बहुत सारे लोग बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं, गलत जवाब है। जोगेंद्र चंद्र बोस जो है इनको पहली बार ट्रायल किया गया था
सेडिशन लॉ के अंदर। हिज क्रिटिसिज्म वाज टेकन एज डिसोबीडियंस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, हाउएवर द लेटर द केस वाज ड्रॉप्ड आफ्टर ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल। अब यहाँ पे जो आर्टिकल आया ना विक्ट्री फॉर क्राइम विक्टिम से क्या है, देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छे से। एक केस है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा। ये आशीष मिश्रा जो है काफी फेमस पर्सनैलिटी है, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का ये मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ना इसके अंदर एक वर्डिक्ट दिया है जो कि एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट है विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। पहले मैं आपको यहाँ पे आऊँ ना, उससे पहले कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। सेक्शन 301 ऑफ हमारा सीआरपीसी जो है ना, it limit the right of the victim's participation in the trial in a court of session to submission of written arguments after evidence is closed in the matter। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद विक्टिम की इन्वॉल्वमेंट ना उस केस से खत्म हो जाती है। देखो जो भी आपके क्रिमिनल लॉ के केसेस होते हैं, आपको पता है वो किसी पर्सन के अगेंस्ट में नहीं होते, वो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं। तो जब विक्टिम होता है, जब उसने कंप्लेन करी होती है, जिसके बिहाफ पे स्टेट केस लड़ रहा होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और ऐसा रेखा मुराखा वर्सेस स्टेट जो केस था, इसमें भी आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलो ये सही है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि विक्टिम जो है वो सामने उन चीजों को करेगा तो फिर वो वेंडेटा टाइप का हो जाएगा, केस के सही चलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी ये जो केस था जिसका नाम है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा, इस केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द कोर्ट मेड शार्प रिमार्क लेजिटिमाइजिंग द क्लेम ऑफ विक्टिम टू पार्टिसिपेट इन द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है ना ये विक्टिम के राइट्स के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का वर्डिक्ट दिया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया सारी स्टेप ऑफ ट्रायल जो भी चलेगा उसमें विक्टिम पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो केस था इसका नाम है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा आपको पता है उत्तर प्रदेश वाला है, पूरा मामला है। तो यहीं पे लिखा हुआ इस आर्टिकल के अंदर कि विक्ट्री फॉर क्राइम विक्टिम्स। इसके अलावा इसमें अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बाकी बातें फर्जी लिखी हैं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। वैल्यू ऑफ एमपीज वोट फॉर प्रेसिडेंट्स पोल गो डाउन। तो मैंने आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन समझाया था अच्छे से, आज एक बार और समझाते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से हमारे देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो कुछ आंकड़े मैं यहाँ पे बोलूंगा ना, वो मैंने 2-3 साल पहले ये पीपीटी बनाई थी, तो उसके हो सकते हैं। आंकड़ों से आपको कुछ समझने लिखने की कोई बात नहीं है, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके दिमाग में रहेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि यार कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकता है। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट, ये ध्यान रखिएगा। अगर देखो प्रेसिडेंट कभी कभी नॉमिनेट करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर की तरह नॉमिनेट किया गया है, तो ये लोग जो है दे कैन नॉट वोट, ध्यान रखना। अब देखो किस तरीके से जो है वो सीट्स चुनी जाती हैं कि भाई किसकी कितनी सीट्स रहेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के देखते हैं कि जो मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनके किस तरीके से सीट्स वोट्स डिसाइड होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर। तो आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 जो है वो इससे डील करता है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सारा फोकस आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। महाराष्ट्र की मान लो पॉपुलेशन जो है वो है 504,12,235 अकॉर्डिंग टू द 1971 सेंसस। महाराष्ट्र में टोटल एमएलए होते हैं 288। पॉपुलेशन अपॉन एमएलए इनटू 1/1000, ये जो फॉर्मूला है ये लगा के एक एमएलए का वैल्यू कितना होगा वोट में वो आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉपुलेशन अपॉन एमएलए इनटू 1/1000, ये जो वैल्यू आ रही है 175, इट विल बी वोट ऑफ 1 एमएलए इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, 288 इंटू 175। तो ये आपके सामने आंकड़ा आ गया। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज इन इंडिया वो इतनी होती है। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अभी चेंज भी हो सकती है। मैंने क्या बोला, ये आंकड़ा थोड़ा पीछे का है, लेकिन प्रोसेस यही रहने वाली है। सबसे ज्यादा देखो उत्तर प्रदेश में आपके एमएलएज होते हैं, सबसे कम सिक्किम में होते हैं। इसीलिए यूपी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा माना जाता है इन प्रेसिडेंट इलेक्शन एज वेल एज एंड प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन एज वेल एज। अगर स्टेट असेंबली आउट ऑफ द फंक्शन है देन ऑल्सो एमएलए कैन वोट, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो बात करते हैं लोकसभा का वोट कैसे डिसाइड होता है। तो लोकसभा का वोट डिसाइड होगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन टोटल एमपी 708। समझ में आया, जितना टोटल भारत के जितने स्टेट्स का और आपके पुडुचेरी दिल्ली का वोट्स है वो अपॉन टोटल एमपी 708 आया।
708 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका जितना भी नंबर ऑफ एमपी होगा, तो आपका ये जो संख्या है ये आ गया आपका एमपीस का वोट का संख्या। टोटल वोट्स की संख्या जोड़ दिया गया एमएलए प्लस एमपीस, तो ये जो वोट की संख्या है ये टोटल वोट की संख्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट्स ये हमने पीछे कैलकुलेट किया ही था, और यहाँ पे इनको कैलकुलेट किया गया और दोनों को जोड़ दिया गया। क्लियर हुआ बात? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हमने सुना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है ना वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? देखो, कोई भी बंदा जो है ना वो वोट देते टाइम पे यहाँ पे प्रेफरेंस लिखता है कि मेरा प्रेफरेंस ये है। मान लो 4 बंदे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कोविंद साहब, माल्या, काजोल जी, सलमान खान। अब मैंने वोट देना है, तो मैंने वोट कैसे देना है? मैंने अपना प्रेफरेंस लिखना है। मैंने कहा कि पहला प्रेफरेंस मेरा कोविंद जी है, सेकंड मुझे सल्लू भाई पसंद है, मैंने सेकंड सलमान जी को लगाया, थर्ड मुझे काजोल मैडम पसंद है, मैंने इनको लगाया, यार ये बेकार है, मैंने इसको चौथे नंबर पर डाल दिया। ठीक है, ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। 50% जिसके पास वोट आएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई, सबने वोट दे दिया। अब देखो, वोट कुछ इस प्रकार से आए, 40% कोविंद जी आए, 12% माल्या आया, 18% काजोल आई, 30% सलमान खान आए। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था 50% चाहिए, तो इसका मतलब तो कोई भी नहीं जीता। तो बिल्कुल सही भाई, कोई भी नहीं जीता। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, जो सबसे कम होता है 12%, ये अलग हो गया। अब इसके भी तो जो वोट्स होंगे उसमें लोगों ने प्रेफरेंस डाली होगी ना, तो इसके बाद जो बचे हुए प्रेफरेंस होंगे उनको वोट ऐड हो जाएंगे। मान लो कुछ इस प्रकार से सबके प्रेफरेंस थी, तो अब क्या हुआ, 36 इनके हो गए, 18 + 2 इनके हो गए, और 40 + 4 इनके हो गए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वोट जो हैं, इनके जो 12 वोट हैं उसका सेकंड प्रेफरेंस जो जो रहा होगा उस पर चला गया। फिर उसके बाद भी अगर 50 नहीं होता है तो फिर यहाँ पे काजोल जी बाहर हो जाएंगे, और फिर इनके जो सेकंड प्रेफरेंसेस होंगे वो देखे जाएंगे। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, तो इस प्रकार से आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कहीं आपसे ये सब फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके क्वेश्चन ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के ऊपर बन जाता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 50% प्लस चीज पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कैसे होता है। ठीक है, हम मैथ्स का पेपर नहीं देने जा रहे हैं कि आपसे कहेंगे कि आप थ्योरम लिख के आओ, तो परेशान मत हो, लेकिन पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे न्यूज क्या थी, न्यूज भी देख लेते हैं। न्यूज ये है कि 708 के जगह पे ना प्रेसिडेंट पोल्स के लिए एमपीज की संख्या हो गई है 700। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर में है ही नहीं, तो वो यहाँ पे कहा गया है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी इन द प्रेसिडेंशियल पोल टू बी हेल्ड इन जुलाई इज लाइकली टू गो डाउन टू 700 फ्रॉम 708। अब ये 708 क्यों कह रहे हैं? देखो, हमने जो कैलकुलेट किया है ना, लग रहा है अभी भी यही आंकड़े चल रहे हैं, तो 708 था, बट अब यहाँ पे संख्या कुछ कम हो गई होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली वाला है ही नहीं सिस्टम, तो इस वजह से इसको 700 बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, प्रॉपर चीजों को फॉलो नहीं करती हैं जो जो कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए दी जाती है। इंडिया के अंदर कैपिटल पनिशमेंट की जो सबसे बेस्ट केस अभी तक था वो था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का ये केस था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आपको डेथ सेंटेंस देना है, और इसके अलावा रिफॉर्मेटिव अप्रोच रखनी है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा सुधर सकता है तो आपको उसके लिए भी स्पेस रखते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद से काफी ये चीजें हो रही थी। अभी देखो, पूरा मसला क्या है ना, दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक रिसर्च चल रही थी जिसको प्रोजेक्ट 39A के नाम से जाना जाता है, सेंटर ऑन द डेथ पेनल्टी। और इसी के मसले में ना सुप्रीम कोर्ट ने फिर सूक मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है इस मसले का कि यार ये जो लोअर कोर्ट्स होती हैं ये किस तरीके से डेथ पेनल्टी देती हैं। तो यही ये पूरा मसला है। राइटर जो है इसमें काफी सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट 6 मंथ जो इन्होंने बोला है कि वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है डेथ सेंटेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि काफी सारे ऐसे मामले गए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्वेश्चन रेज किया है जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो रिट पिटीशन जो है वो ली है रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी का सेंटेंसिंग जो लोअर कोर्ट्स में होती है। कुछ बड़े अच्छे अच्छे केसेस यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं, तो वो भी देखते हैं। कैपिटल पनिशमेंट वंस डिलीवर्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, स्पेशली चैप्टर 28 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू बी कंफर्म्ड बाय द जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट। तो ये भी एक नियम है, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो, कि अगर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा दी जा रही है तो चैप्टर 28 ऑफ सीआरपीसी जो है ना वो ये कहता है कि आपको आपका जो भी जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट होगा वहां से परमिशन लेनी होगी। तो ये एक लॉ है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ केसेस इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं और रिसेंट केसेस हैं, तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
राजेंद्र प्रहलदारो वॉसनिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और एक केस यहाँ पे लिखा गया है मोफिल खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इन दोनों केसेस को अगर मैं समराइज करूं तो कोर्ट ने यहाँ पे ये देखा है कि आपको रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेशन का स्पेस रख के चलना है डिसीजन देने से पहले। मतलब अगर आपको लगता है कि जो बंदा है जिसको डेथ पेनल्टी मिल रही है, देयर इज अ लिटिल बिट पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन इनटू हिम या रिहेबिलिटेशन इनटू हिम, तो आप पहले उस पर फोकस करिए इंस्टेड ऑफ गिविंग डेथ पेनल्टी। रिफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा जो है वो चेंज हो सकता है, तो ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड मटेरियल पर्टेनिंग टू दिस कन्विक्ट अबाउट हिज कंडक्ट इन जेल, हिज कंडक्ट आउटसाइड जेल, इफ ही हैज बीन बेल फॉर सम टाइम, मेडिकल एविडेंस। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है रिकॉर्ड में उस इंसान का व्यक्तित्व भी रखा था कि जिस तरीके से वो चाल ढाल कर रहा था जेल के अंदर, जेल के बाहर, बेल में गया था, मेडिकल कंडीशन क्या है। मोफिल खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि द स्टेट इज अंडर ए ड्यूटी to procure evidence to establish that there is no possibility of reformation and rehabilitation of the accused। अगर आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो आप ये चीज भी रखिए साथ साथ कि भाई जो ये बंदा है कभी नहीं सुधरेगा, इसलिए हम डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ अच्छे केसेस थे। इसके अलावा मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 का ये केस है। इसमें ये कहा गया है कि ऑल रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द प्रोबेशन ऑफिसर्स रिलेटिंग टू द अक्यूज्ड एंड रिपोर्ट्स अबाउट देयर कंडक्ट एंड नेचर ऑफ द वर्क डन बाय देम शुड बी मेंटेन्ड। मतलब किस तरीके से वो इंसान जो है वो उसका व्यक्तित्व रहा है जेल के अंदर, क्या वो सुधरने की कोशिश कर रहा है या फिर से वो क्राइम रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अ साइकेट्रिस्ट एंड लोकल प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो उसका साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन करेंगे और उसका भी रिपोर्ट आपको रखना है। तो इस तरीके के देखो मामले जब सामने आते हैं ना तो काफी अच्छी चीजें रहती हैं। देखो एक बात तो ये है कि बहुत बार डेथ पेनल्टी उन लोगों को भी दी जाती है जो मानसिक रूप से सही नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला जो मामला होता है ना, काफी बार ऐसा देखा गया है कि मानसिक पीड़ित लोगों ने एक हरकत करी है। तो एक प्रकार से अगर हम लॉ की नजरों से देखें, एक लेमैन क्या बोलेगा, लेमैन बोलेगा यार सजा दी, मतलब इसने क्राइम किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। बट एज ए लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें, हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अगर इफ समवन इज नॉट मेंटली फिट तो आप उसको एक सजा दे रहे हैं, वो भी इतनी हीनियस जिसमें कि उसको सुधरने का कोई स्कोप नहीं है। तो ये कुछ अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी है कि डेथ पेनल्टी का जो ये मसला है ना इसको थोड़ा सा कम किया जाए। अब यहाँ पे आपने इतना कुछ जाना, कुछ समझा। अभी क्या हुआ है, यूयू ललित हमारे जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके अलावा जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, पीएस नरसिम्हा, ये बेंच नाम याद रखिएगा, इन लोगों ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। ये मैटर जो है 10 तारीख को लगा है। लेट्स सी इस पे क्या आगे मामला बढ़ता है। तो दिस इज इट, आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। काउंटडाउन, ये क्या है? देखो एंटी लिंचिंग लॉ से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है। अभी रिसेंटली देखने में ये मिला है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक जो है आपका बजरंग दल के द्वारा एक दलित वर्ग को मार मार के उनकी मृत्यु कर दी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द सस्पिशन की दे वर स्लॉटरिंग काउज। तो ये यहां पे देखने को मिला है। Disturbing and dastardly act that is now part of a pattern in North India. 2 tribal men were beaten to death by alleged activities of the बजरंग दल। सियोनी मध्य प्रदेश में ये हुआ है। तो पहली चीज तो देखिए ये है कि इस तरीके की चीजें ना सिर्फ यहाँ पे तो अभी न्यूज में आया हुआ है इसलिए देख रहे हैं, वरना हम पढ़ते हुए आते हैं क्या कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है। तो हमारे देश में मॉब लिंचिंग के प्रति लॉ की ना जो एक बहुत नीड है वो साफ साफ दिख रही है। फिलहाल हमारे यहाँ क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग मॉब लिंचिंग? तो मॉब लिंचिंग पहले होता क्या जान लो। इट्स एन एक्ट और सर्विस ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस और एडिंग अबेटिंग सच एक्ट देयर ऑफ वेदर स्पॉन्टेनियस और प्लान्ड बाय अ मॉब ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डाइटरी प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल अफिलिएशन, इथनिसिटी और एनी अदर रिलेटेड ग्राउंड। देखो मॉब लिंचिंग ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो काउ स्लॉटर वाला हो रहा है इसी से हो रहा है। आपने पंजाब में कुछ दिन पहले देखा था रिलीजन के नाम पे मॉब लिंचिंग हो गया था और बाद में ये पता पड़ा था कि जिस आदमी को मारा गया है वो मेंटली सही नहीं था। हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा था कि किस तरीके से विच हंटिंग के नाम पे एक बूढ़ी औरत को मार दिया गया था। तो ये मॉब लिंचिंग ना सिर्फ हम लोग क्योंकि काऊ से ज्यादा पढ़ते हैं, जानवरों से ज्यादा पढ़ते हैं, वही दिमाग में आता है, लेकिन लिंचिंग का मतलब ना, मॉब लिंचिंग का मतलब सिर्फ आप एक एनिमल स्लॉटर से रिलेटेड करके मत देखो, इसको आप एक लॉन्ग पैटर्न में देखो। तो ये यहाँ पे और कोई ऐसा हमारे देश में कानून नहीं है मॉब लिंचिंग के लिए। अभी आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी का सेक्शन 300 एंड 302 ऑफ आईपीसी जो है वही मॉब लिंचिंग के मामलों से डील करता है। अब 302 तो यार मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड वाला है, तो
उससे क्या होगा, 302 प्रोवाइड्स दैट हुएवर कमिट मर्डर शॉल बी पनिश्ड विद दैट और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शॉल बी लाइबल टू फाइन। ऑफेंस ऑफ मर्डर इज ए कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। चलो इसको जल्दी बता देता हूं क्या होता है। देखो कंपाउंडेबल क्या ऑफेंस होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जिसमें आप सेटलमेंट कर सकते हो। जैसे कि भाई मेरी बीवी से डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तो हम कोर्ट में जाने से पहले सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है, तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस लाइक जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, तो जब भी आप किसी का मर्डर कर देते हो तो वो मामला ना फिर ए वर्सेस बी नहीं बनता है, वो बनता है ए वर्सेस सीधे स्टेट, तो वो कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। नॉन बेलेबल आपको पता ही है, ठीक है। कॉग्निजेबल थोड़े से हीनियस नेचर के क्राइम्स को कॉग्निजेबल कहा जाता है। तो ये हमने देखा है। भारत के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर फिलहाल जो है मॉब लिंचिंग को लेकर कानून आ गया है। सबसे पहला स्टेट था मणिपुर, फिर वेस्ट बंगाल, देन राजस्थान एंड अभी रिसेंटली झारखंड में आया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कौन सा रिसेंट स्टेट है जहां पे मॉब लिंचिंग के प्रति कानून आया है, तो झारखंड, ठीक है। और सबसे पहला कौन था, मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग एंड बिल 2021 इसका नाम भी है, ये भी ध्यान रखना। झारखंड में जो बिल आया है मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन राइट्स एंड द पॉलिटिक्स। देखो यूनाइटेड स्टेट्स का एक केस था जिसका नाम था रोए वर्सेस वेड। इस केस से पहले ना यूनाइटेड स्टेट्स में अबॉर्शन जो है ना वो इलीगल होता था, बट रोए वर्सेस वेड केस के बाद जो अबॉर्शन है वहां पे लीगलाइज हो गया। 1973 का एक केस था। अभी क्या हुआ, वहां की सुप्रीम कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें ये सामने आ रहा है कि वापस से अबॉर्शन को बैन किया जा सकता है। अब अबॉर्शन देखो यूएस में बैन होना एक अपना में बहुत बड़ी चीज है। एक तो यूएस सबसे ज्यादा राइट्स की बात करता है, तो वहां पे फिर महिलाओं से ये राइट छीना जा रहा है कि वो अबॉर्शन करा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप यूएस के आंकड़े देखें तो 6,30,000 रिपोर्टेड अबॉर्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2019। ऑल दो 2010 के कंपैरिजन में इट्स 18% डाउन, लेकिन तब भी ये 6,30,000 कोई कम संख्या नहीं है। और इस संख्या के अंदर 57% वुमेन जो है ना देयर 20s में है। मतलब देखो बहुत बार क्या होता है ना कि जब आप लोग किशोरावस्था क्रॉस करते हो और उस समय हार्मोन्स एंड इन सब चीजों का बहाव होता है, तो इंसान जो है काफी सारे ऐसे कदम उठा लेता है, बट फिर उसको रियलाइज नहीं होता है कि दे गॉट प्रेग्नेंट, फिर वो अबॉर्शन वाला सीन होता है। तो इसी वजह से ये काफी समस्या का विषय। अगर वहां पे अबॉर्शन को बैन कर दिया जाएगा, लेट्स सी इस पे आगे क्या होता है। ऑल दो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको ये चीज पता है और वो देखते हैं इस पे किस तरीके से कदम उठाती हैं। भारत में क्या है अबॉर्शन से रिलेटेड लॉ, तो भारत में देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है ना ये डील करता है अबॉर्शन से। एमटीपी एक्ट 1971 पहले हुआ करता था। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में आया था जिसमें काफी सारे अच्छे चेंज किए गए थे जो कि देश के लिए अच्छे थे। जैसे कि पहले ना एमटीपी एक्ट 1971 सिर्फ मैरिड वुमेन्स के लिए एप्लीकेबल था। तो होता क्या था कि जो अनमैरिड कपल्स होते थे ना फिर वो चोरी छुपके से अबॉर्शन कराते थे, गलत तरीकों का यूज करते थे और इस वजह से उनको समस्या का सामना करना पड़ता था। तो नाउ इट्स अनमैरिड वुमेन्स आर आल्सो कवर्ड अंडर एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। 20 वीक का यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है और यहाँ पे 24 वीक्स दिया हुआ है फॉर रेप सर्वाइवर्स, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज। लेकिन 24 वीक्स के बाद के लिए भी एक प्रोसेस है और नॉर्मल यहाँ भी 20 वीक्स है। लेकिन यहाँ पे जो 20 वीक्स दिया हुआ है 2021 वाले अमेंडमेंट में, उसमें ना एक चीज अच्छी है कि आपको सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसकी आपको एसेंट चाहिए होगी। वहीं पे पहले क्या था कि अगर 20 वीक के बाद आप कराना चाह रहे हो, 20 वीक तक आप कराना चाह रहे हो तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की एसेंट चाहिए होगी, और 12 वीक तक करा रहे हो तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एसेंट चाहिए होगी। ये पहले था। अभी ये चीज अच्छा किया है कि एक से ही काम हो जाएगा। दूसरा ये कि 20 से 24 वीक्स में अगर आपको कराना है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की एसेंट से आप जो है ये टर्मिनेशन करा सकते हो। और मेडिकल बोर्ड अप्रूवल आफ्टर 24 वीक्स, अगर आपको 24 वीक्स के बाद वाला सिचुएशन है तो मेडिकल बोर्ड है वो आपका इसमें देखेगा। पहले फाइन अप टू 1,000 रुपीज था वायलेशन होने पे इन चीजों के, अब फाइन एंड इम्प्रीजमेंट फॉर 1 ईयर्स है। तो ये हमने जाना इस एक्ट के बारे में। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के, आपको पता होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में कि अबॉर्शन जो है उसके प्रति लॉ लाना जो है ये मतलब अबॉर्शन के लिए चीजों को देखना, महिलाओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये एसडीजी गोल्स में किस पे आता है।
तो एंडिंग प्रिवेंटेबल मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3.1, 3.7 एंड 5.6 से डील करता है। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान ना। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कह दिया था कि यूज ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो करने की कोशिश करनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, और इस तरीके की बात कही गई थी। इसके बाद एक अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया गया और अलग अलग तरीके से इसमें कॉन्ट्रोवर्सी हुई। तो अपने को उस कॉन्ट्रोवर्सी से कुछ लेना देना है नहीं। आप पे देखो कोई भी जो न्यूज रहती है ना, तो आपको उस न्यूज में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, उससे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या निकल सकता है वो देखने वाली बात होती है। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उन्होंने हिंदी को एज इन देवनागरी स्क्रिप्ट अलॉन्ग विद इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री घोषित किया था सितंबर 14, 1949 को अंडर आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1। स्टार्टिंग के कुछ समय तक इंग्लिश जो है उसको हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला रहा, दोनों ही चीजें बेटर तरीके से चलती रही। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हिंदी को इम्पोज किया गया बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के ऊपर जहां पे लोग हिंदी नहीं जानते, जैसे कि साउथ की बात कर लो, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, तब पहली बार जो है ना, एक आप कह सकते हो कि अपोज की जो भावना है ना वो देश में जागी, और उसके बाद काफी सारा वायलेंस भी शुरू हो गया साउदर्न इंडिया में खासकर। तब जवाहरलाल नेहरू साहब को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में लाना पड़े, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज करी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हमेशा यूज करी जा सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी के साथ इंग्लिश डाली थी, उस समय ये बात बोली गई थी कि इंग्लिश को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, अभी कुछ दिन के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों करते हैं, बाद में इंग्लिश को हटा के सिर्फ हिंदी कर देंगे। तो इसी के लिए ये पूरा जो है ये मामला, प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया था। उसके बाद प्रोटेस्ट और शुरू हुआ कि भैया ये हिंदी तो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो अब हिंदी में कैसे करेंगे हम। तब 1965 में एक कह सकते हो आप बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में देखा गया अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जिसके चलते हुए यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया 1967 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में, और वहां पे ये घोषणा करी गई कि देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, और आप जो है अपने अपने स्टेट की अपने अपने अनुसार चुन सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश ने आज की डेट में हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन रखा है, तो ऐसे अलग अलग स्टेट अपने तरीके से चुन सकते हैं। ये चीज की आजादी दे दी गई। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आर्टिकल 351 गिव्स पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट to issue a directive for the development of the Hindi language. The Hindi language is one of the 22 language of our 8th schedule Constitution of India. देखो 8th schedule जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेज हैं, उसमें हिंदी जो है वो भी एक लैंग्वेज डाली गई है। आपको मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि 8th शेड्यूल में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब एक्चुअल में कितनी लैंग्वेजेस थी। आज की डेट में तो 22 हैं, लेकिन उस समय कम थी, तो वो कितनी थी आपको मुझे बताना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट जो है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में खुला हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ जो है टाई अप किया था। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदी ट्विटर अकाउंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है उसको पहल करवाई थी 2018 में। वर्ल्ड की फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो जनवरी 10, 1975 में ऑर्गेनाइज करी गई थी नागपुर के अंदर। इसके अलावा 2006 से 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे की तरह मार्क किया जाता है। भारत के पहले जो मतलब वैसे तो बहुत सारे एक्सटर्नल मिनिस्टर रहे होंगे, बट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अटल बिहारी वाजपेयी वाज द फर्स्ट टू गिव स्पीच इन हिंदी एट द यूनाइटेड नेशन इन 1977। तो दीज आर द सम फैक्ट्स अबाउट हिंदी। अगर कभी एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा, तो पढ़ लीजिएगा। तमिलनाडु क्लिप्स गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट वीसीज। ये देखो बहुत पहले से मसला चल रहा है, मैंने आपको साथ पहले न्यूज में डिस्कस भी किया था कि तमिलनाडु की सरकार ने वीसी के लिए कोई नाम रिकमेंड किया था, लेकिन गवर्नर ने किसी और को अपॉइंट करने की बात कर दी थी। तो तमिलनाडु सरकार जो है ना एक बिल लेके आई है, और वो बिल ये लेके आई है कि गवर्नर के हाथ से पावर छीन ली जाएगी वीसीज को अपॉइंट करने की यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन वो ये बात भूल गए कि बिल को पास तो गवर्नर ही करेगा। अब अगर ये बिल लेके तो आ गए, गवर्नर साहब पास नहीं करेंगे तो क्या होगा। और वहीं बीजेपी एंड जो AIADMK है, इन्होंने इस बिल का अपोज भी किया है। तो फिलहाल तो ये मसला चल रहा है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में आज ना 4 स्टेट्स के नाम बताओ जहां पे गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट की बन नहीं रही है। बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा गवर्नर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ उठा के देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर हिज हैंड एंड सील होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में कहा था द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहा जाता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया जो गवर्नर है इनका जो ओहदा है, इनकी जो पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा और भी चीजें, क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड नॉट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, नॉट नहीं आएगा, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, ठीक है। टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस क्या होता है, तो ही होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स एंड इनकी जो टर्म है सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, क्योंकि देखो इस पे ना बहुत क्रिटिसिज्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ना एग्जैक्ट ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इस पे ये होता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि भैया गवर्नर रहेगा कि नहीं रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट लेट डाउन एनी ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। अ गवर्नर कैन ऑल्सो होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस। अब कुछ रिकमेंडेशन देखो गवर्नर ऑफिस के ऊपर रिलेटेड हमारे देश में अभी तक आए हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 का केस था, इसमें यह बात कही गई थी कि द लिमिट ऑफ द गवर्नर्स पावर इन डिसमिसिंग अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब गवर्नर देखिए कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं ना, स्टेट असेंबली को खत्म कर देते हैं कि भैया ये सरकार नहीं चल पा रही है, मैं इसको डिमोलिश कर रहा हूं, तो ये उसके अंदर भी लिमिट करने की बात करी गई थी कि भैया आप हर केस में नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। रामेश्वर प्रसाद केस के अंदर देखा गया था कि गवर्नर कुड नॉट डिसाइड बेस्ड ऑन हिज सब्जेक्टिव असेसमेंट अबाउट द स्टेट असेंबली का फ्यूचर। बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि प्रेसिडेंट कुड डिसमिस द गवर्नर विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड रीजन फॉर डूइंग सो, दिस पावर कुड नॉट बी एक्सरसाइज इन एन आर्बिट्रेरी, कैप्रिशियस और अनरीजनेबल मैनर। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो ये कह रही थी कि गवर्नर शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव बीन टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट। अब इसका एग्जांपल ले लो, किरण बेदी जी जो हैं वो बीजेपी के तरफ से इलेक्शन लड़ती हैं एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, हार जाती हैं तो गवर्नर बन जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सब अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बात होती है और काफी हद तक ठीक भी है। वेंकटाचलैया कमीशन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बीजेपी के समय हो रहा है, जब कांग्रेस थी तो उनके समय भी इस तरीके की चीजें होती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर्स अपॉइंटमेंट शुड बी इंटरेस्टेड टू अ कमिटी कंप्रोमाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट। पुच्ची कमीशन जो है वो ये कहती है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर शुड बी रिमूव्ड ओनली बाय रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि एक जजमेंट आया था, तो जजमेंट में नहीं कहा था, इस कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि ये जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, ये टर्म हटा देना चाहिए। तो ये हमने कुछ बात जानी। रिफॉर्म वेंकैया नायडू जी ने कहा है। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ को याद करने का एक सिंपल तरीका है, आया राम गया राम। ये आया राम गया राम ना हरियाणा के एक एमपी थे और ये 2-3 दिन के अंदर इन्होंने 80s के आसपास ना बहुत सारी पार्टीज चेंज कर ली थी, उसी से ये कहावत है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट से। इसका बेसिक मसला ये कि कोई इंडिपेंडेंट एमएलए अगर इलेक्शन जीतता है तो वो इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन ना कर ले, और किसी पार्टी के बंदे किसी पार्टी से जीते हैं तो किसी और पार्टी में जुड़ ना जाए। इसके अलावा ठीक है, और तो इसमें कुछ ऐसा मतलब और हमारे लिए कोई खास चीज है नहीं। देखो ये भी है, व्हेन अ मेंबर इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ सच अ पार्टी और वोटर्स इन द हाउस अगेंस्ट विशेस ऑफ द पार्टी, तो उसको इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उसकी सीट को रद्द कर सकते हैं। व्हेन अ लेजिस्लेटर हु हैज वॉन हिज और हिज सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखो एक चीज है, ये है कि जब 2/3 लोग एक पार्टी के ज्वाइन कर लेते हैं ना, तब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काम में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, नायडू साहब ने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि होलसेल के भाव में ना अगर एमपी एमएलए शिफ्ट हो रहे हैं तो वो सही है, रिटेलर के भाव में हो रहे हैं तो वो सही नहीं है और इस पे कुछ करना चाहिए, लूप होल है ये। तो बड़ी अच्छी बात बोली। होलसेल मतलब ज्यादा सामान आप खरीदते हो तो उसमें तो आपने उसका एंटी डिफेक्शन को सही माना हुआ है, और अगर कोई कम मात्रा में कर रहा है तो आप उसको गलत बता दे रहे हो, जो रिटेलर्स बेचते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है और इस पे चिंता जताई है वेंकैया नायडू। तो गाइस देखो अगला जो हमारा टॉपिक है, नो डाउट बहुत न्यूज में चल रहा है और आपको पता होना चाहिए, हिजाब रो। प्रॉब्लम क्या हुई, देखो कर्नाटका से ये बात स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे एक कॉलेज से बात स्टार्ट हुई थी।
उसके बाद धीरे धीरे बहुत जगहों पे देखने को मिला कि हिजाब कंट्रोवर्सी बन के ये सामने चीज़ उभर के आई है। अभी जब फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब कर्नाटका हाईकोर्ट में ये मामला है, अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। फ्यूचर में अगर आ जाएगा और आप ये वीडियो तब देखोगे तो आप इसी नोट्स में उसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो 6 स्टूडेंट्स वर बैंड फ्रॉम एंटरिंग अ कॉलेज इन कर्नाटका यूडुपी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये चीज़ हुई थी। उसके बाद ये बहुत सारे कॉलेजेस में हुआ था। अब इसमें देखो क्या चीज़ आती है, इसमें सिंपल एक क्वेश्चन सामने आता है कि क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको ये राइट देता है, क्या हिजाब पहनना इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, और अगर ये प्रोटेक्टेड है तो फिर गर्ल्स को नहीं रोका जाना चाहिए जो हिजाब पहनना चाहती हैं, और अगर नहीं है तो फिर आगे जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इस पर फैसला आएगा। तो देखिए आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, इंटरनली किसी चीज़ को मान सकते हो, आप जिस तरीके से अपने रिलीजन भावनाओं को आगे रखना चाहते हो, ये आपको फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बट देन अगेन इट्स नॉट अ कम्प्लीटली राइट कि आप इसको हमेशा कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसको स्टेट जो है इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। तो ये एक इसमें जो बात है। अब सुप्रीम कोर्ट को हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने किसी जजमेंट में इस मुद्दे के ऊपर क्या कह रखा है। तो देखिए एक शिरूर मुद्द केस था जो आज से 1954 की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना उसमें एक प्रैक्टिस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रिलीजन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट बोला था सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ देखती है कि कोई भी जो प्रैक्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है या नहीं है। जो आप लोग कहते हो ना राइट टू रिलीजन के अंदर प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का यूज़ करके वो चीज़ डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी सारे वर्डिक्ट में इस टेस्ट का यूज़ किया है और इस पर अपने अपने डिसीजंस दिए हैं। जैसे कि इसका एक केस मुझे अभी याद आ रहा है, आनंद मार्गा, हाँ आनंद मार्गा सेट करके एक ये सुप्रीम कोर्ट की 2004 की रूलिंग आई थी। इसी वर्डिक्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट ये किया कि पब्लिक स्ट्रीट्स के ऊपर तांडव करना जो है ना ये किसी रिलीजन में नहीं लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ नहीं किया था। इसी तरीके से 2016 में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस केस को। इसमें हुआ ये था, एक मुस्लिम एयरमैन थे, उनको इंडियन एयरफोर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था बिकॉज वो अपनी बियर्ड को कटाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। देखिए जो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन एक्ट 1964 है ना, वो प्रोहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ हेयर बाय आर्म्ड फोर्स पर्सनल एक्सेप्ट फॉर पर्सनल हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स द कटिंग ऑफ हेयर और शेविंग ऑफ फेस। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे एक्सेप्शन तो है ना, तो उसमें इनको आना चाहिए था और इनको अलाउ करना चाहिए था, फिर ऐसा क्या हुआ? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी टेस्ट का यूज किया, और ये जो इंसान थे, इनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक मैं आपको नाम बता दूंगा, हामिद शेख ऐसे कुछ नाम था, मोहम्मद जुबैर करके इनका नाम था। तो जो मोहम्मद जुबैर थे ना, वो ये बात प्रूफ नहीं कर पाए कोर्ट के अंदर कि इस्लाम इस चीज को सामने रखता है कि जो बियर्ड है इसको ग्रो करना जरूरी है। ये चीजें प्रूफ करने में नहीं सक्षम रह पाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगा, इसीलिए इनके अगेंस्ट में वर्डिक्ट आया और एयरफोर्स ने जो डिसीजन दिया था उसे अपील कर दिया गया। अपील मतलब उसी को सही ठहरा दिया गया। तो ये हमने कुछ चीजें जानी। इसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ यही केसेस हैं, और भी ऐसे केसेस देखने को मिले। केरल में देखिए हाई कोर्ट ने 2 वर्डिक्ट दिए हैं, एक में थोड़ा सा फेवर में, एक थोड़ा सा अगेंस्ट में। एक केस है आमना बिंत बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 2016 का केस है। इसमें सीबीएसई ने ये कहा कि फुल स्लीव्स की ड्रेस जो है या हिजाब जो है इसमें चीटिंग करी जा सकती है गर्ल्स के द्वारा, तो इस पर कुछ लगाया जाए पाबंदी। तो कोर्ट ने इस पर यह कहा कि भैया आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो, आप एक एक्स्ट्रा मेथड यूज कर लो चेकिंग के लिए, कोई लेडीज खड़ा कर दो जो चेकिंग कर लें प्रॉपरली, जिससे कि आपको चीटिंग वाली टेंशन खत्म हो जाए। फिर इसी पे एक और केस आया था केरल के अंदर 2018 में, जिसका नाम था फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कोर्ट अपनी बात से पलट गई। कोर्ट ने ऐसा कहा कि राइट ऑफ ए इंडिविजुअल इज कम देन राइट ऑफ ए इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे कोई बड़ी संस्थान है, जैसे कि अब सीबीएसई जो है वो पूरी पीपल एट लार्ज की बात करती है, तो उसके कंपैरिजन में कोई एक इंडिविजुअल का जो राइट है ना वो कर्टेल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हाई कोर्ट केरला ने फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में कहा। वर्ल्ड में इसके ऊपर क्या है, तो देखिए फ्रांस जो है उसने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर रखा है स्टूडेंट को फ्रॉम वेयरिंग वेज इन 2004, और 2011 में इन्होंने बुरखा एंड हिजाब भी पब्लिक में बैन कर दिया था। आपने सुना होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसके ऊपर। बेल्जियम ने निकाब 2011, देखिए निकाब क्या है, कहीं पे बुरखा यूज़ हो रहा है, तो ये काइंड ऑफ बुरखा है, किसी में आईज वाला होता है, किसी में पूरा फेस दिखता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ थी। बेल्जियम बैंड निकाब इन 2011,
सिक्योरिटी का कारण बताया उन्होंने। हॉलैंड ने भी बुरखा निकाब को 2015 में बैन किया हुआ है। चाइना जो पाकिस्तान का सबसे खास बनता है और इंडिया के अगेंस्ट में कश्मीर के मुद्दे पे भड़काता है, उसने अपने जिनजांग रीजन में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनके उस एरिया के अंदर मुस्लिम्स रहते हैं, उनके साथ इतना ह्यूमन राइट वायलेशन करता है और वहाँ भी उन्होंने इसको बैन कर रखा है। सीरिया जो एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने खुद इस पर लिमिटेड लेवल पे बैन लगा रखा है। टर्की ने भी लिमिटेड लेवल पे बैन लगा रखा है, इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। ट्यूनीशिया ने भी इस पर फुल फेस बैन लगा रखा है। अटेम्प्टेड बैन कनाडा ने भी किया हुआ है। यूके में भी डिबेट चल रही है। देखिए, ये मेरे व्यूज़ नहीं है यहाँ पे कुछ भी, और कोई भी इसको कोई अपने पर्टिकुलर उस तरीके से मत लेके जाइएगा। यहाँ पे मैंने हाई कोर्ट के व्यूज़ रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ रखे हैं, और ये जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में हो रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि वाई आर सिख्स एग्जेम्प्टेड अगर मुस्लिम एयरमैन को निकाला गया था उसमें। तो यहाँ पे देखिए ये मामला है कि सिख जो कम्युनिटी है, उनके रिलीजन में इस चीज़ को कंपलसरी किया गया है कि आपको बियर्ड ग्रो करनी है, इसीलिए उनको अलाउ किया जाता है। तो